हेलो बीएल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम शियान वंग वन शॉट फैन फिक्शन सुनने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है फॉलिंग इन लव। ये एक माफिया बॉस बी भूषण और बी भूषण का क्यूट असिस्टेंट लान वांग जी की लव स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं फॉलिंग इन लव। हमें दिखाया जाता है वे मेंशन, जहां से अभी वे कंपनी के सीईओ बी भूषण अपनी कंपनी जाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कंपनी जाने से पहले बी भूषण अपने ड्राइवर से कार को सिटी मॉल में ले चलने को कहते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही कार उस मॉल में आके रुकती है जहां बी भूषण मॉल को विजिट करने आया था, क्योंकि ये सिटी मॉल भी बी भूषण का ही था। बी भूषण एक रिच बिजनेसमैन है, ये तो हम सब जान ही गए हैं। शियान वे कंपनी के सीईओ है, तो ऑफ कोर्स बी भूषण एक रिच पर्सन ही होंगे। लेकिन यहाँ के लोग ना बी भूषण से बहुत ज्यादा डरते हैं, बी भूषण के नाम से ही कांपने लग जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शियान बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी है। बी भूषण इतना खतरनाक है कि शहर की पुलिस भी उसके इशारों पे चलती है। अब मॉल में चलते हैं, चलिए, जहाँ अभी मॉल में बी भूषण की एंट्री होती है। पूरा स्टाफ बी भूषण को बो करके गुड मॉर्निंग ग्रीट करने लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर बी भूषण किसी को भी ज्यादा भाव नहीं देते। कोई जवाब ना देते हुए बी भूषण बस अपनी आंखों के इशारों से इसको रिस्पॉन्स कर रहे थे। जिसके बाद बी भूषण मॉल में जो करने आए थे अपना वो काम पूरा करता है और मॉल से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। बी भूषण बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता था, सभी काम परफेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से ही करता था। कार में बैठकर बी भूषण ड्राइवर से बोलता है, एक ब्लैक कॉफी लेके आओ। तो ड्राइवर वहां से कॉफी लेने चले जाते हैं। तभी बी भूषण अपना फोन निकाल के अपने हाफ पीए प्लस हाफ मैनेजर शुयांग को कॉल करता है। फोन के उस पार बी भूषण का कॉल रिसीव करते ही शुयांग अपना दुखड़ा रोने बैठ जाता है। शुयांग बी भूषण से कहता है, आ गया तेरा कॉल मेरी सुकून की जिंदगी को तबाह करने के लिए। देख शियान, मैं अब तेरे इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकता, मेरी शादी होने वाली है। तो शियान के बच्चे, अब तूने अगर कोई नया पीए अपने लिए नहीं रखा ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा। जरूरत पड़े तो मैं चांद पे जाकर रहूंगा अपने पार्टनर के साथ, तुझसे दूर। तुझे पता है तेरे चक्कर में मुझे क्या कुछ ना सहना पड़ रहा है। मेरे पार्टनर तो हम दोनों के रिलेशन को लेकर भी शक करने लग गया है। क्यों तू हमेशा मुझसे चिपक के रहता है यार? मुझे लगता है शादी तो दूर की बात है, तेरे चक्कर में पहले मेरा डिवोर्स जरूर हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एक को पटाया है, अब तेरे चक्कर में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोच के भी मुझे रोना आ रहा है अभी। प्लीज ना मेरा पीछा छोड़ना और अपने लिए एक अच्छा सा पीए ढूंढना। मानता हूँ मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन उसके चलते तू मेरे गलत फायदा तो मत उठा। शुयांग के बकर बकर को सुनने के बाद बी भूषण कहता है, ओहो शुयांग बस कर, पहले मेरी बातों को तो सुन लेता। तुझे तो पता ही है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। खुद ही देख, तेरी खुशी के लिए मैंने तुझे किसी और के हाथ में भी दे दिया है, तुझे तेरे शादी के लिए भी मंजूरी मैंने दे दिया, और आज तक मैंने तेरे लिए अपना हद भी पार कर लिया है। पता है मैंने तेरे लिए क्या किया है? आज ही मैंने मेरी कंपनी में एक इंटरव्यू रखा है मेरे नए पीए के लिए, झंडू वांगई का। तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। एक पीए की ही तो बात है, वो भी रख लूंगा, बस तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बी भूषण ये सभी बातें शियांग को बोलते हुए मन ही मन हंस रहा था। फिर शियांग ने आगे भी बोला, शियांग बस अगले 2 दिन के लिए तू कंपनी में काम संभाल ले, फिर 2 दिन बाद तू ही कोई सुटेबल पीए मेरे लिए रख लेना। लेकिन ध्यान रखना वो जो भी हो तेरे जैसा ही स्मार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो तू ये काम नहीं छोड़ सकता। तुझे मेरे मैनेजर और पीए दोनों का ही काम संभालना होगा। जरूरत पड़ेगा तो तुझे मैं अपना ड्राइवर भी रख दूंगा। और ये बात अच्छे से जान ले, अगर मेरे लिए परफेक्ट पीए नहीं ढूंढ पाया तो मैं तेरे शादी वाले दिन तेरे लिए ये गाना गाऊंगा, जिंदगी बर्बाद हो गया। और फिर शादी के दिन ही तेरा डिवोर्स पक्का, फिर तू होगा सिर्फ मेरा, ये भी पक्का। इतने सारी प्यार भरी धमकियां देने के बाद बी भूषण एक पल रुक के आगे कहता है, और तू तो वैसे भी ये काम नहीं छोड़ पाएगा मेरा दोस्त, क्योंकि जो इतनी अच्छी सैलरी मैं तुझे देता हूँ ना, वो और कोई नहीं देगा तुझे। जो बात बोलते ही बी भूषण अपने फोन कट कर देता है और एक छोटी सी स्माइल बी भूषण के फेस पर आ जाती है, क्योंकि बी भूषण को शुयांग की टांग खिंचाई करने में बहुत मजा आता था। उसको चिढ़ाना, बी भूषण को बहुत मजा आता था ये सब करने में। वही दूसरी तरफ शुयांग बी भूषण का कॉल कट होते ही बुरी तरह से चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगा था और खुद से कहता है, ओह गॉड, अब मैं अपना हमशक्ल कहाँ से पैदा करूं? मेरी मौत तो कब का गुजर चुकी है, मेरे जैसा पीए कहाँ से लाऊं मैं अब इस डेविल गॉड के लिए? हाय, ये तो मेरा शादी का ही दुश्मन बन के बैठा है। ये बी भूषण पहले ही मेरे हर एफेयर में मेरी शादी को होने नहीं देता। द अंत में भी मेरे जानू को बचाने में मेरा मदद भी नहीं किया था, उल्टा मेरा ही दी एंड कर दिया था। और अभी कोई करवा रहा है इस एफएफ में, तो ये यहाँ भी मेरे कुंडली में नाग बनकर बैठ गया है।
वहीं दूसरी तरफ विभूषण अभी मॉल के बाहर कार में बैठकर सोच रहा था, अगर श्रेयांक चला गया तो मुझे शायद श्रेयांक के जैसा परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा, लेकिन श्रेयांक का काम भी बहुत ज्यादा ही हो गया है। लगता है श्रेयांक का काम थोड़ा हल्का तो करना ही पड़ेगा, एक नया पीए ढूंढना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, वरना उसका होने वाला हस्बैंड मेरे ही गन से मुझे ही फायर कर देगा। जो सब सोचते हुए विभूषण कार से बाहर की तरफ देखता है तो विभूषण देखता है मॉल से बाहर आते हुए दो ओमेगस को, जो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए उधर ही आ रहे थे, जिनको देखते ही विभूषण जल्दी से अपनी कार की विंडो के शीशे को ऊपर उठा लेता है और मन में सोचता है, अरे ये आफत की पुड़िया यहाँ भी। अब तुम सभी सोचो, ये आफत की पुड़िया किसको बोला विभूषण ने? ये दो ओमेगास वांगजी और शिनचैन थे, जो वहाँ मॉल में आए थे वांगजी के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे प्यारे वांगजी को आज एक इंटरव्यू के लिए जाना है। तभी विभूषण के कार की तरफ आते हुए शिनचैन वांगजी से कहता है, वांगजी तुम इस सूट में सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये सूट। शिनचैन की बात सुनकर वांगजी अजीब सा मुंह बनाने लगता है। शिनचैन वांगजी का बेस्ट फ्रेंड था, तभी वांगजी का फेस देखकर शिनचैन आगे कहता है, वांगजी तुम इधर आओ। बोलकर शिनचैन वांगजी को विभूषण के कार के साइड खड़ा कर देता है और विभूषण के कार के सामने वाले आईने को अच्छे से मोड़ देता है, या कहो तो तोड़ ही देता है, लेकिन हैंडल शीशा नहीं। विभूषण अपने कार के अंदर बैठकर बाहर का नजारा देख रहा था और धीरे से बोला, ये सच में आफत की पुड़िया है, मेरे कार का ही शीशा मिला था, इसको मेरे कार के शीशे का कबाड़ा कर दिया। इधर शिनचैन उस आईने में वांगजी को दिखाते हुए कहता है, देखो वांगजी देखो कितने परफेक्ट दिख रहे हो तुम, आई एम द बेस्ट, मैंने चूज किया है ना, तो बेस्ट तो होगा ही। इधर वांगजी बोलता है, कैसे देखूं, शीशे का साइज तो देखो, मेरा चेहरा तक पूरा नहीं दिख रहा है, और तुमने ये क्या किया, कार का नुकसान क्यों किया? मैं कार के इस विंडो के शीशे से ही खुद को देख सकता था, तुम भी ना झंडूबाम ही रहोगे। कार के अंदर बैठा शियान वांगजी को अच्छे से देखता है और सोचता है, इसने अभी क्या बोला, झंडूबाम? ये तो मेरा डायलॉग है, मैं श्रेयांक को हमेशा झंडूबाम बुलाता हूँ, और ये लड़का उस श्रेयांक के पार्टनर को भी यही बोल रहा है। इंटरेस्टिंग। शिनचैन को ये सारी बातें बोलने के बाद वांगजी जब खुद को देखता है तो खुद ही अपने मन में सोचता है कि वो तो सच में अच्छे से रेडी हुआ है और इंटरव्यू के लिए परफेक्ट लग रहा है। शिनचैन वांगजी के बातों को सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, गाड़ी देखी नहीं तुमने? इस गाड़ी का मालिक जो कोई भी होगा वो एक अमीर ज्यादा ही होगा, जो भी होगा इतना पैसा तो होगा उसके पास जो अपने शीशे का हैंडल ठीक करवा सके, तुम उसके बारे में मत सोचो। तभी वांगजी घबराते हुए शिनचैन से कहता है, शिनचैन क्या मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा? मैं अपना काम ठीक से तो कर पाऊंगा ना? मुझे डर लग रहा है शिनचैन, क्योंकि श्वेंग के कंपनी में वो विभूषण जी है और वो तो बहुत रूड है और डरावना भी। जो सारी बातें विभूषण अपने कार के अंदर बैठकर सुन रहा था, क्योंकि वो दोनों विभूषण के कार के विंडो के सामने ही खड़े हुए थे और खुद को देख रहे थे। तभी वांगजी की बात सुन के विभूषण अपने मन में सोचता है, क्या मैं कब से डरावना हो गया? जिसके बाद तो विभूषण उन दोनों की बातों को कान लगा कर सुनने लगता है और बस वांगजी को ही घूरने लगता है, जो कार की विंडो में अपना फेस देख रहा था। तभी शिनचैन वांगजी से कहता है, वांगजी डरो नहीं, सब ठीक होगा, तुम बहुत स्मार्ट हो और वहाँ पर श्रेयांक है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी शिनचैन का ध्यान वांगजी के लिप्स की तरफ जाता है और वो वांगजी से कहता है, अरे वांगजी तुम्हारे लिप्स ठीक नहीं है। वांगजी अपने होठों को पाउटी करके शीशे में देखता है, मेरे होठ तो ठीक ही है। विभूषण हाँ करके इन दोनों के नौटंकी देख रहा था कार के अंदर दुपक के बैठकर। शिनचैन ने फिर से बोला, अरे वांगजी मैंने बोला ना तुम्हारे होठ सही नहीं लग रहे हैं, तो ये लिप बाम लगा लो। जो बात सुनकर वांगजी शिनचैन से कहता है, या शिनचैन ये लिप बाम मुझे नहीं लगाना। तभी शिनचैन वांगजी को डांटते हुए वांगजी को कार के और करीब लाते हुए आगे कहता है, चुपचाप ये लिप बाम लगा लो। जो सुनकर वांगजी अपना मुंह बनाते हुए वो लिप बाम शिनचैन से लेकर कार की विंडो में खुद को देखते हुए वो लिप बाम लिप्स में लगाने लगता है, जिसके बाद वांगजी के पिंक लिप्स और भी अच्छे लग रहे थे। इन लिप्स को कार के अंदर से देखते हुए विभूषण के दिल में गिटार बज रहा था। वाओ, पिंक लिप्स, हाय कितना ब्यूटीफुल लिप्स है, फुल टू रोज के माफिक। जो बात अपने मन में वांगजी को देखकर सोचते हुए विभूषण अपने लिप्स को लिक कर रहा था और बस वांगजी के ब्यूटी में खो ही गया था, जहाँ पे विभूषण कुछ ही पलों में वांगजी पर फिदा हो गया था और मन में गा रहा था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। विभूषण तो वांगजी के चाम में खो ही गया था। अचानक से विभूषण को उसके सपनों की दुनिया से उसका ड्राइवर कार में आकर बाहर निकालता है। विभूषण के ड्राइवर विभूषण के लिए काफी ले आया था, जो अभी वो विभूषण को देना चाह रहा था, लेकिन विभूषण तो वांगजी के होठों को खाने के बारे में सोच रहा था। विभूषण अपने होश में बाहर आते ही अपने ड्राइवर से पूछता है, वो दोनों कहाँ गए? ड्राइवर पूछता है, कौन सर? विभूषण आगे कोई बात नहीं बढ़ाता है और सीधा कार के दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और देखता है शिनचैन और वांगजी बहुत आगे निकल गए हैं। अब विभूषण वहां रहकर क्या ही करेगा। अपनी कॉफी का सिप लेते हुए विभूषण भी अपने ड्राइवर से कंपनी चलने को कहता है। वही कंपनी पहुंचते ही विभूषण देखता है
ऑलरेडी वहाँ पर 4 लड़के इंटरव्यू के लिए आ गए हैं और शुयांग अपना काम कर रहा है। तभी विभूषण अपने केबिन में जाकर सीसीटीवी कैमरा में शुयांग को सबका इंटरव्यू लेते हुए देखता है। तभी वांगजी भी वहाँ इंटरव्यू के लिए आ जाता है, जिसको देख के विभूषण के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। शुयांग सबसे 2 से 3 सवाल करके ही सबको रिजेक्ट कर रहा था कि तभी वांगजी का नंबर आ जाता है। तो शुयांग वांगजी से भी सवाल करता है, जिनके जवाब वांगजी बहुत अच्छे से देता है, लेकिन वांगजी सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, चुप रह जाता है या फिर ऐसा कुछ जो वांगजी बोलना नहीं चाहता था। शुयांग ने वांगजी को जब एक जॉब के अकॉर्डिंग ही एक पर्सनल सवाल पूछा था, जिस सवाल का जवाब वांगजी ने नहीं दिया। शुयांग बात को समझ गया था कि वांगजी अनकंफर्टेबल है इस सवाल को लेकर। और इधर ऑफिस रूम के अंदर बैठा शुयांग तो अपनी नज़र को गड़ा कर बैठा था इन दोनों पर। उसने भी ये चीज़ नोटिस किया, जिसके बाद शुयांग वांगजी को भी बाहर वेट करने को कहता है। शुयांग ने वांगजी से ये सवाल पूछा था, तुम एक असिस्टेंट की जॉब करने जा रहे हो तो तुम्हें बाहर बॉस के साथ कभी कभी जाना भी पड़ेगा, बहुत टाइम तक बाहर रहना पड़ेगा और भी बहुत कुछ जो एक असिस्टेंट को करना है। लेकिन तुम एक ओमेगा हो, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारे घर से क्या तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए अलाउ करेंगे? तो इस बारे में वांगजी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सच में उसे प्रॉब्लम है। जिसके बाद शुयांग वांगजी को भी बाहर वेट करने को कहता है और इंटरव्यू के सारी रिपोर्ट लेके विभूषण को जाकर दे देता है और विभूषण से वांगजी को सिलेक्ट करने के लिए बोलता भी है। जो बात विभूषण से कहते हुए शुयांग को लग रहा था कि विभूषण को वांगजी के लिए मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि विभूषण को ज्यादा ओमेगास पसंद नहीं आते, इसीलिए तो इतने दिनों तक शुयांग को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा था। लेकिन शुयांग की सोच से बिल्कुल उल्टा ही होता है और विभूषण वांगजी को अपने पीए रखने के लिए मान जाता है एक बार में ही। जो विभूषण का रिस्पांस पाकर शुयांग को तो जोर का झटका लगता है, लेकिन वो बहुत खुश भी हो जाता है वांगजी के सिलेक्शन से, क्योंकि शुयांग के सर से एक टेंशन तो खत्म हो गया, वांगजी का सिलेक्शन हो गया। तो शुयांग श्योर था शुयांग के गाल पर शिनचैन का जूता नहीं पड़ने वाला है अब, लेकिन अभी तो शिनचैन से बहुत सारा पपिया चपिया मिलने वाली है। शुयांग तो अभी ही शिनचैन के ख्यालों में खो गया था और उसे महसूस हो रहा था शुयांग के गालों पर अभी बहुत सारे हॉट किसेस के बारिश हो रहे हैं। जिसके बाद शुयांग वांगजी को विभूषण के ऑफिस रूम में लेके आता है और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाता है, जहां वांगजी को देखते ही विभूषण के चेहरे पर एक बहुत ही नॉटी सी स्माइल आ जाती है। और तभी शुयांग वांगजी को विभूषण से मिलवाता है और वांगजी के बायोडाटा वाली फाइल विभूषण को देता है। वांगजी विभूषण को देखकर ग्रीट करता है, लेकिन विभूषण कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि विभूषण तब बस वांगजी के पिंक स्लिप को देखने में खोया हुआ था। जो सब देख के शुयांग को हंसी आ जाती है। जहां वांगजी ने सोचा था कि वांगजी इंटरव्यू दे के अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन विभूषण वांगजी से कहता है, रान वांगजी, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब को आज से ही कंटिन्यू करो, अभी ज्वाइन कर लो। जो बात सुनते ही वांगजी और शुयांग शॉक एंड विभूषण रॉक। शुयांग अपने मन में ही कहता है, कुछ तो गड़बड़ है शुयांग, अभी अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी कैसे इम्प्रेस हो सकता है ये? लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काली पड़ी है। अब क्या ही कर सकते हैं दोनों, बॉस का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद शुयांग वांगजी को उसके काम करने की जगह दिखा देता है और थोड़ा सा काम भी देता है, ऐसा काम जो वांगजी आसानी से कर सके। दरअसल वांगजी पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट बॉय है जिसको कुछ भी सिखाना बहुत ही आसान है। वांगजी इंटरव्यू के दिन ही ऑफिस में काम करता है और शुयांग उसकी पूरी हेल्प करता है। करना ही पड़ेगा, अपने बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड जो ठहरा वांगजी हेल्प नहीं करेगा तो शिनचैन शुयांग का चैन छीन लेगा। अब इन दोनों को साथ में काम करते हुए देखकर विभूषण थोड़ा तो जेलस फील कर ही रहा था, इसलिए विभूषण अपने दिमाग में एक प्लान कसता है और किसी तरह शुयांग को लंच के लिए भेज देता है। वांगजी अभी भी मन लगा के अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वांगजी ने ध्यान ही नहीं दिया था विभूषण कब आके उसके सामने वाले चेयर में बैठ के उसे घूरने लग गया है। विभूषण की आंखों में अभी वांगजी की पिंक लिप्स का वीडियो चल रहा था। वांगजी कैसे काम करते करते अपने होठों को बाइट कर रहा है, कैसे कभी कभी अपने होठों को पाउटी बना रहा है। वांगजी बहुत देर से काम कर रहा था, इसलिए थक गया था। वांगजी ने अपना काम करते हुए एक अंगड़ाई देता है और अचानक से अपने सामने बैठा विभूषण को देख पाता है, जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। विभूषण वांगजी को कुछ बोलने का मौका न देते हुए बोलता है, थोड़ा ब्रेक भी ले लो, सोफे पे चलो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पहले दिन ऑफिस में वांगजी अब बॉस को थोड़ा ही मना कर सकता है। वांगजी विभूषण के पीछे पीछे जाके सोफे में बैठ जाता है। विभूषण देख पाता है वांगजी उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और थोड़ा सा नर्वस भी है। वांगजी को ऐसे देखकर विभूषण वांगजी की तारीफ करते हुए कहता है, वांगजी तुम ब्यूटी विद ब्रेन हो, बहुत जल्दी काम और चीज़ों को करना सीख जाते हो। तुम अभी थक गए होगे तो थोड़ा रेस्ट कर लो, इतना दूर क्यों बैठे हो? मैं कोई डरावना डीमॉन नहीं हूँ जो तुम इतना डर रहे हो। वांगजी आओ ना, मेरे पास आके बैठो ना। जो बात सुनकर वांगजी ब्लश करने लग जाता है और विभूषण के थोड़ा पास आके बैठता है। फिर विभूषण वांगजी से बातें करते हुए
वांगजी की स्टडी, वांगजी की हॉबीज, वांगजी के बारे में ही वांगजी के मुंह से सुनते हुए अपने हाथों को वांगजी के लैब पर लेकर जाता है और सेमलेसली वांगजी के लैब पे अपने हाथों को फैलाने लग जाता है, जो करते हुए धीरे धीरे विभूषण की पूरी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। जहाँ विभूषण को अब अपना ट्राउजर टाइट फील हो रहा था, क्योंकि विभूषण का बिग बनी जो जग गया था ट्राउजर के अंदर बहुत खुश हो रहा था। विभूषण के बिग बनी को अभी ये वाला फील आ रहा था, वो गैम्बो खुश हुआ, जिसकी वजह से विभूषण को अब खुद पे कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। पहले कोई भी ओमेगा को देखकर शियान को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। पहले कभी भी किसी को देखकर शियान के दिल में गिटार नहीं बजा था। विभूषण को अभी प्यास लग रही थी, लेकिन पानी की नहीं। पानी तो पीना चाहता था, लेकिन वांगजी के होठों से, कोई कांच की ग्लास से नहीं। आज ये पहली बार था जब विभूषण अपने बिग बनी को इस तरह फील कर रहा था, जो हर बीतते वक्त के साथ साथ बिग से बिगड़ हुए जा रहा था। जहाँ विभूषण के बिग बनी का ऐसा हाल था, अगर बिग बनी का बस चलता तो वो विभूषण का ट्राउजर चीर कर वांगजी के सामने। विभूषण वांगजी की बातें सुनते हुए खुद पे काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी शुयांग वहां पर लंच लेके आ जाता है। शुयांग के आते ही विभूषण बहाने बना के फौरन वॉशरूम में हाथ धोने के लिए चला जाता है और अंदर जाते ही शियान का हाल बुरा होने लगता है, जिसके चलते विभूषण अपने बिग बनी को अपने ही हाथों से हैंडजॉब देने लग जाता है। विभूषण अपने बिग बनी को ही कोस रहा था कि वो आज ऐसा रिएक्ट कर रहा है, अब शांत भी हो जा। तभी विभूषण कहता है, ओह गॉड वांगजी, ये तुमने कौन सा जादू चला दिया है मुझ पर। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे अंदर का शैतान को जगा दिया है। जो बात कहते हुए विभूषण के मुंह से एक पेनफुल आवाज़ निकल जाता है। फिर बहुत टाइम के बाद जाके विभूषण का बिग बनी शांत होता है। विभूषण इसके थोड़े टाइम बाद खुद को प्रेजेंटेबल बना के लंच करने के लिए बाहर आ जाता है। शुयांग सोच रहा था शियान के हाथों को देखते हुए, शियान बाथरूम में हाथ धोने गया था या मैनिक्योर करने गया था, इतना टाइम हाथ धोने में कौन लगाता है। जिसके बाद विभूषण वांगजी और शुयांग के साथ अपने लंच पूरा करता है, सबको खाना खिलाता है। बस विभूषण का बिग बना ही भूखा रह जाता है। उसको तो लंच में वांगजी को खाना था, लेकिन नहीं मिलता। शुयांग के गलत टाइम पे एंट्री करने के कारण उसे खाना नहीं मिलता, बेचारा भूखा ही रह जाता है। फिर सारा दिन वांगजी काम करता है और विभूषण सारा दिन अपनी नजरों से ही वांगजी को खाता है। और शाम को विभूषण वांगजी को अपनी कार में लिफ्ट भी देता है जबरदस्ती। अब बॉस लिफ्ट दे रहा है, मना थोड़ा ही कर सकता है वांगजी। विभूषण वांगजी को सीधा वांगजी के घर छोड़ने जाता है। चलो इस बात पे वांगजी का घर भी देख लिया शियान ने, अब घर में घुसने की देरी है। उसके बाद सीधा वांगजी के बेड तक जाने की देरी है। वांगजी को छोड़ने के बाद विभूषण फिर अपने घर आके नहा के अपने बेड पे लेट के रेस्ट करते हुए सिर्फ वांगजी के बारे में सोचने लग जाता है। वांगजी को याद करते हुए विभूषण के चेहरे पर एक नॉटी वाला मुस्कान आ जाता है। विभूषण वांगजी के बारे में सोच ही रहा था कि विभूषण के नीचे एक भूकंप आ जाता है। विभूषण को जोर से झटका लगता है, जो फील करते ही विभूषण कहता है, नहीं नहीं अभी फिर से नहीं, अरे प्लीज थोड़ा तो मुझ पर रहम करो, मैं थक गया हूँ। आज मैंने सारा दिन इतना जो मेहनत किया है, वांगजी को पता चले बिना उसको देखना कितना मुश्किल भरा काम है, तुम्हें पता है। अभी मुझे सोना है। जहाँ विभूषण का बिग बनी एक बार फिर से रेडी हो गया था और उछल कूद करने लगा था, जिसकी वजह से विभूषण पूरी तरह से पागल हो रहा था। अब विभूषण के साथ साथ विभूषण के बिग बनी को भी वांगजी हर हाल में चाहिए था, जिन सब के चलते विभूषण वांगजी को अपने नीचे इमेजिन कर रहा था, कभी अपनी गोदी में, कभी अपने ऊपर, हर जगह इमेजिन कर रहा था। जो सब इमेजिन करके विभूषण गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अपने बिग बनी को शांत करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। अब तो शियान को वांगजी चाहिए ही चाहिए। कब तक अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने बिग बनी को शांत करवाएगा शियान। वही दूसरी तरफ हमारा प्यारा राज दुलारा वांगजी, जो अभी इस बात से अनजान कि एक डेविल की नज़र उस पर पड़ चुकी है, जिसका खाना वो बहुत जल्दी बनने वाला है। वांगजी अभी घोड़े बेचकर सो रहा था और इधर विभूषण था जो वांगजी का नाम लेके अपने बिग बनी को शांत कर रहा था। जो काम पूरा होते ही शियान सो जाता है, खुद को क्लीन किए बिना ही, बेचारा थका हारा। वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांगजी जब अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है तो उसके डैड वांगजी के पास आके कहते हैं, देखो वांगजी, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बाहर काम करने जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम बस अपने काम पर ही ध्यान देना, अपने भाई जैसे कोई बेहुदा हरकत मत करना। जिसपे वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है। तो तभी वांगजी को एक कॉल आ जाता है, जो कॉल वांगजी का डेविल बॉस विभूषण का था। विभूषण कॉल करके वांगजी से उसके घर आने को कहता है। दोनों फिर एक साथ वहां से ऑफिस जाएंगे, जिसके लिए वांगजी हाँ कह देता है। जहाँ वांगजी का हाँ सुनते ही विभूषण खुशी के मारे उछल पड़ता है। विभूषण का फेस अगर इस वक्त कोई देखता तो साफ समझ पाता कि विभूषण कोई कांड करने वाला है आज। चेहरे पर इतना खतरनाक मुस्कान जो था। थोड़े टाइम बाद जब वांगजी विभूषण के बड़े से मेंशन में पहुंचता है तो वांगजी के पहुंचने पे एक सर्वेंट वांगजी को विभूषण के रूम का रास्ता बता देता है। वांगजी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, विभूषण ने उसे अपने बेडरूम में बुलाया है, लेकिन वांगजी अब क्या ही कर सकता है, बॉस ने कहा है मानना तो पड़ेगा ही।
जिस रूम में एंटर करते ही वांग जी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सामने विभूषण सिर्फ एक टॉवल में था और वांग जी विभूषण के सेंट को अच्छे से फील कर पा रहा था, जो लेवेंडर और रोज की मिक्स सेंट थी, जो फेरामोन्स विभूषण जानबूझकर वांग जी को फील करवा रहा था ताकि वांग जी उसके सेंट की खुशबू से उस पर फिदा हो जाए। वही वांग जी विभूषण के फेरामोन्स में इस तरह खो गया था कि उसे पता नहीं चला कि विभूषण कब उसके करीब आ गया था और वांग जी ने अपना हाथ विभूषण के चेस्ट पर रख दिया था, जो देखकर विभूषण जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी अपने होश में वापस लौट आता है और फील करता है कि वो ये क्या कर रहा था। जो समझते ही वांग जी जैसे ही रूम से बाहर भागने वाला था, विभूषण फौरन वांग जी के पीछे जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है, वांग जी को अपनी तरफ खींच के उसके कानों को हल्का सा बाइट कर लेता है, जिन सब की वजह से वांग जी की हालत बुरी तरह से खराब हो रही थी। तभी वांग जी थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन से पलट के विभूषण को देखने लगता है, जो वांग जी का रिएक्शन देखकर विभूषण हंसते हुए अपना टॉवल हटाने लगता है और वांग जी को टीज करते हुए कहता है, तुम अगर आगे भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो बात सुनते ही वांग जी नहीं में जोर से चिल्लाते हुए विभूषण की तरफ पीट कर लेता है और तुरंत रूम से बाहर भाग जाता है, जो वांग जी की हालत देखकर विभूषण रावण की तरह हंसने लगता है, क्योंकि बेचारा वांग जी विभूषण के जाल में फंस गया था। जिसके थोड़े टाइम बाद दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहां पूरे रास्ते वांग जी विभूषण से बात करने से बचता है। कार में भी सामने की सीट में ही बैठता है वांग जी। वांग जी विभूषण के बुलाने से भी पीछे नहीं बैठता। विभूषण भी अभी कुछ नहीं बोलता वांग जी से, क्योंकि वो देख पा रहा था वांग जी कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहा है। ऑफिस में जाके भी वांग जी काम करते हुए विभूषण के सामने आने से बच रहा था, लेकिन विभूषण ऐसा होने दे तब ना, वो आज बार बार वांग जी को किसी न किसी काम के लिए बुला रहा था, कभी कॉफी के लिए, कभी लंच के लिए, तो कभी किसी फाइल के लिए, तो कभी दूसरे फाइल के लिए। और जब जब वांग जी आता था तो विभूषण उसको चिढ़ाता था। विभूषण नए नए तरीके अपना रहा था वांग जी को पटाने के लिए, लेकिन वांग जी इतना मासूम था कि पटने का नाम ही नहीं ले रहा था, कम दिमाग का था। वांग जी बस पढ़ाई में ही अच्छा था, बाकी सब में जीरो था, कुछ समझता ही नहीं था। वांग जी को रोमांस के बारे में, प्यार के बारे में घंटा पता था। वांग जी टेढ़ी कीर था, जिसे पटाना नामुमकिन सा हो रहा था शियान के लिए। विंग के लिए वांग जी को समझाना सुपर से भी ऊपर मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विभूषण वांग जी को पटाने का हर मुमकिन कोशिश कर लेता है, लेकिन हर बार विभूषण को वांग जी ठेंगा दिखा के निकल जाता है और विभूषण अपनी ठेंगा को अपने मुंह में घुसाकर सोचने बैठ जाता है। इसलिए गोलमाल एवरीथिंग समथिंग गोलमाल करने का सोचता है और अपने इकलौता दोस्त श्रेयांक को एक दिन विभूषण अपने दिल की बात बोल ही देता है। श्रेयांक को तो पहले लगा था विभूषण बावला हो गया है। असल में श्रेयांक को लगा विभूषण श्रेयांक से प्यार का इजहार कर रहा है, इसलिए श्रेयांक ने विभूषण के ऊपर चिढ़ते हुए बोला, तू बावला हो गया है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तू एक अल्फा होके एक अल्फा से कैसे प्यार कर सकता है? विभूषण बोलता है, यार क्या बोल रहा है तू? मैंने कब किसी अल्फा से प्यार किया? मुझे जितना मालूम है, मैं अभी एक ओमेगा के साथ ही अपना टाका फिराने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बीच में अल्फा कहाँ से आ टपका? सच बोल, तेरे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे लिए? श्रेयांक की बातों को सुनकर श्रेयांक समझ गया, लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। श्रेयांक ने बात को पलटते हुए बोला शियान से, अच्छा तो कौन है वो बदनसीब जिसके प्यार में तू पड़ गया है? शियान ने फट से बोला, और कौन, मेरा प्रिंस डार्लिंग वांग जी, लॉर्ड वांग जी। श्रेयांक ग्लास लेके पानी पीने ही जा रहा था, बेचारा पी नहीं पाया। पानी उसके मुंह से होते हुए सीधा द ग्रेट विभूषण के मुंह पर ही लैंड हुआ। श्रेयांक तो अब परेशान आत्मा बन चुका था, अब क्या होगा। एक तरफ है उसका डेविल दोस्त जिसको ना सुनना पसंद नहीं है, दूसरी तरफ है उसका बॉयफ्रेंड जिसको अगर पता चल गया विभूषण जैसा एक माफिया वांग जी को लाइक करने लग गया है। श्रेयांक की तो फिर खैर नहीं, वांग जी की शादी माफिया शियान से हो ना हो, शिनचैन की डिवोर्स श्रेयांक के साथ शादी से पहले ही हो जाएगा। हाय राम, अब श्रेयांक क्या करेगा? पहले तो श्रेयांक विभूषण को समझाने बैठता है कि वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तेरे काबिल नहीं है। विभूषण ने एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद करती हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे वांग जी चाहिए, मुझे राम जी, सांग जी, सुपर जी, पाले जी कोई नहीं चाहिए, मुझे बस वांग जी चाहिए। अब श्रेयांक क्या ही करे, एक लौते दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। उसका दोस्त शियान तो पहले से ही गिरा हुआ है, अब वांग जी को शियान के प्यार में कैसे गिराना है ये सोचने बैठ जाता है। आखिर में एक बॉलीवुड मूवी का घिसा पिटा सीन श्रेयांक को याद आ जाता है और श्रेयांक शियान को आइडिया देता है। श्रेयांक शियान को बोलता है, वांग जी को पहले एक मुसीबत में डाल, उसके बाद हीरो बन के जा, उस वांग जी को उस मुसीबत से बचा। पता है तू माफिया है, लेकिन माफियास के भी प्रेम कहानियां होते हैं मेरे दोस्त, तूने देखा नहीं था गैंगस्टर? और वो सभी कहानी ऐसे ही शुरू होती है। विभूषण को टाइम ही नहीं मिलता था मूवी देखने का, इसलिए इसके ऊपर बॉलीवुड के चोरी किया गया आइडियाज के बारे में विभूषण को कैसे पता होगा?
विभूषण को तो ये आइडिया बहुत धांसू लगा, पूरा माफिया टाइप। विभूषण अब बनेगा वांग जी के लिए एक्शन जैक्शन। जो आइडिया विभूषण को इतना अच्छा लगा कि शियान ने शुयांग को एक जादू की झप्पी ही दे दिया। वे ने कहा शुयांग से, नेक काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए मेरे भाई, चल जल्दी चल। बोलकर शियान अपने कुछ बॉडीगार्ड को गुंडे बनाकर शुयांग के साथ निकल गया। वांग जी का आज छुट्टी का दिन था और इसलिए उसने सोचा था आज शिनचैन के साथ थोड़ा बाहर घूमने जाएगा, इसलिए वो शिनचैन से ही मिलने घर से बाहर निकला था। फाइनली विभूषण वांग जी के पीछे अपने गुंडे लोगों को छोड़ देता है। जो सारे गुंडे अपने मुंह को काला करके वांग जी को उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वांग जी उन सभी को बहुत परेशान करता है। वांग जी किसी को लात मारता है, किसी के बाल का खाल निकाल देता है, किसी का मुंह नोच देता है, किटी कैट की तरह। जिन सभी वजह से बेचारे सारे बॉडीगार्ड्स को जो गुंडे बने हुए थे वो परेशान हो जाते हैं। परेशानी का और एक वजह ये था, उसका डेविल बॉस शियान सभी को बोल दिया था ध्यान से वांग जी को उठा ले आना। ये तो ठीक है, लेकिन वांग जी की बॉडी में एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। और क्या ही करें, बड़ी मुश्किल से वांग जी को उठा के अपने साथ ले आते हैं सब, और विभूषण को कॉल करके बता देते हैं कि काम हो गया है बॉस। जो सुन के विभूषण बस ओके कहता है और कॉल कट करता है। फिर क्या, शुयांग और शियान मिल के अपने प्लान की 100% में से 50% सक्सेस देखकर जुम्बा करने लग जाते हैं। जुम्बा डांस खत्म होने के बाद दोनों थक कर सोफे में बैठ जाते हैं। शुयांग शियान को बोलता है, देख मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ इसलिए तेरा साथ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तेरा टाका वांग जी के साथ जोड़ते जोड़ते मेरा टाका टूट जाएगा। शिनचैन को माफिया बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो पहले मुझे भी नहीं पसंद करता था, बहुत मुश्किल से पटाया है, और वो तो तुझे भी पसंद नहीं करता। अगर उसे पता चला उसके दोस्त वांग जी का टाका मैंने तेरे से फिराया है तो हमारा लव का द एंड उधर ही हो जाएगा। अब विभूषण बोलता है, अरे शुयांग, इससे बचने का आइडिया भी मेरे पास है। अगर वांग जी और मेरी वजह से तुझे कुछ भी बोला शिनचैन ने तो मेरे पास तेरे बॉयफ्रेंड को ले आना। शुयांग बोलता है, देख एक ही बॉयफ्रेंड है मेरा, उसे कुछ मत करना। विभूषण बोलता है, अरे तू एरा है क्या, मैं क्यों कुछ करूँगा तेरा बॉयफ्रेंड तेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मैं तो जो करना है तेरे साथ करूँगा। विभूषण के बातों को सुनकर शुयांग अपने दोनों बाजू से अपनी इज्जत को ढकते हुए बोलता है, क्या बोल रहा है तू तू मेरे साथ क्या करेगा। विभूषण ने बोला, तू हमेशा झंडू बाम ही रहेगा। ये तो है, अगर मैं चाहूँ तो तेरे साथ भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मुझे पता है तेरे जैसे फट्टू मेरे को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मेरा चॉइस इतना भी बुरा नहीं है, समझा। पहले पूरी बात सुन फिर बकवास कर। मैं बस तेरे बॉयफ्रेंड को इतना बोलूँगा, अगर वांग जी को मेरे से दूर करने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे साथ टाका भी डालूंगा खुद का। वैसे भी तेरे बॉयफ्रेंड को पहले से ही शक है मुझ पर, मैं तेरे पे मरता हूँ। अपने प्यार को मेरे हाथ से बचाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा उसे। दोनों में से एक ही चूज कर सकता है, बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड। शुयांग बोलता है, तू छोड़, तुझे नहीं पता, शिनचैन को तो एक मौका चाहिए मेरे से ब्रेकअप करने के लिए, और तू तो वही मौका उसे दे रहा है। स्पेशल ऑफर होने वाला है उसके लिए ये मौका। वो तो वांग जी को ही चूज करेगा और मुझे छोड़ देगा। इससे अच्छा तू जा और वांग जी को ही पटाने की कोशिश कर, काम आसान हो जाएगा। फिर शाम को जिस फैक्ट्री में वांग जी को लेके आया गया था उस फैक्ट्री में जाता है विभूषण, जहाँ जाके विभूषण वांग जी को बॉलीवुड हीरो के माफिक बचा लेता है चीटिंग करके। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कैसे। विभूषण फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही सारे बॉडीगार्ड्स आके विभूषण को सलाम ठोकते हैं और शियान को बोलते हैं, बस अंदर आपका ओमेगा, मिस्टर लान वांग जी को हमने बांध के रखा है। शियान बस गुड जॉब बोलता है। शियान के मेकअप मैन आ जाते हैं और शियान के हाथों के पास, सर के पास और भी बहुत जगह ब्लड लगाने लगते हैं। शियान उन लोगों से बोलता है, ब्लड लगाने को बोला था, ब्लड से मुझे नहाने को नहीं बोला था। मेकअप मैन सॉरी बोलता है और अपना काम करता है। बाकी सभी गार्ड्स भी अपना अपना मेकअप करके इधर उधर लुढ़क जाते हैं। देखकर लग रहा था कोई साउथ के हीरो हाथों पीट कर पड़े हुए हैं। उसके बाद वांग जी के सामने शियान की ग्रैंड एंट्री होती है, छक्का स्टाइल में। सीआईडी के दया की तरह दरवाजा तोड़ एंट्री लेता है शियान। विभूषण आता है और वांग जी को इन गुंडों के हाथों से बचा लेता है। वाह क्या बात है, विभूषण ने तो कमाल कर दिया। लगता है शियान की तरह वांग जी भी बॉलीवुड मूवी बिल्कुल नहीं देखता, अगर देखता तो शियान के जाल में नहीं फंसता। शियान के एक्शन ड्रामा खत्म होने के बाद वांग जी फौरन विभूषण को हक कर लेता है और रोने लग जाता है, क्योंकि उसको सुबह से गुंडों ने यहीं पर फैक्ट्री में बंद करके रखा जो था। तभी वांग जी के हक करते ही विभूषण बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अरे ये सब कुछ तो कितना आसान था। जिसके बाद विभूषण वांग जी को अच्छे से संभालता है, अपना प्यार अच्छे से दिखाता है और मन में बोलता है, हाय मैं तो एक्टिंग में शाहजहान को भी पीछे छोड़ दूंगा। फिर वांग जी को थोड़ा नॉर्मल होते देता है। वांग जी थोड़ा शांत होते ही वांग जी को लेकर सीधा डिनर करने पहुंच जाता है अपने ही एक होटल में, जहाँ होटल का नाम ही था डेटिंग होटल। विभूषण का ये होटल उस सिटी में कुछ ज़्यादा ही फेमस था ब्लाइंड डेट और वन नाइट स्टैंड के लिए। होटल के नीचे बार और रेस्टोरेंट था, जहाँ सब आते थे, ब्लाइंड डेट करते थे, खाते थे, पीते थे, डांस करते थे, एंजॉय करते थे और सीधा ऊपर में रूम में घुस जाते थे और अंदर डिंग डोंग करने में बिजी हो जाते थे और दूसरे दिन कोई किसी को नहीं पहचानते थे।
लेकिन हमारे शियान माफिया के साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी था। शियान को पता था कब कहाँ कैसी चाल चलना है। ये सोने देने वाली मुर्गी है, इसे एक बार में हलाल तो बिल्कुल किया नहीं जा सकता। इसीलिए विभूषण वांगजी को उस होटल में लेके तो जाता है, लेकिन खिला पिला के सीधा वांगजी को अपने घर तक छोड़ देता है। इस दौरान वांगजी ने शियान को बोला भी था कि पहले हॉस्पिटल चलते हैं और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन शियान बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ था। शियान ने ऐसा दिखाया था कि शियान को बस वांगजी की पड़ी है, खुद की नहीं। वांगजी बहुत इंप्रेस हो गया था विभूषण से। और इधर जब विभूषण वांगजी को उसके घर में छोड़ के और वहां से चला जाता है, जहां वांगजी को एक अल्फा के साथ घर पे आते हुए देखकर वांगजी के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और सवाल करते हैं कि वो अल्फा कौन था। जिस पे वांगजी बोलता है, डैड वो मेरा बॉस है। डैड प्लीज अब हर बार मुझे एक ही बात बोलना बंद करे प्लीज। जो सारी बात सुनकर वांगजी की मॉम वांगजी से कहती है, वांगजी आखिर तुमको जॉब करने की जरूरत ही क्या है? क्या तुम हमसे पैसे नहीं मांग सकते हो? जो अपनी मॉम की बातें सुनकर वांगजी कहता है, मॉम अब आप भी बस करो ना। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े होने के बाद में रोज आपसे आपसे खुद के लिए पैसे मांगूंगा? आप तो पैसा देने से पहले मुझसे 100 सवाल करते हो। मॉम मैं एक ओमेगा हूँ, मेरी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, तो हर बार मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। और वैसे भी वो आप ही थे ना जो मुझे रोज ताना मारते थे। मैं एक नकार हूँ, निकम्मा हूँ, घर में पड़ा रहता हूँ। मुझे जिंगई के साथ कंपेयर करते हैं कि जिंगई कितना इंटेलिजेंट है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता है, मुझे उससे सीखना चाहिए। दरअसल जिंगई वांगजी की आंटी का लड़का है जो एक कंपनी में नाइट शिफ्ट करता है। जो सारी बातें करते हुए वांगजी का गुस्सा बाहर आ रहा था। वांगजी आगे कहता है, मॉम अब आप ये सब बातें क्यों कर रही हो? जिंगई रात भर गायब रहता है, वो तो आपको अच्छा लगता है, तब आप सभी उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं एक दिन लेट आया तो मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो। जो वांगजी की सारी बातें सुनकर वांगजी की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही वांगजी भी गुस्से में था और पूरा पूरा जवाब दे रहा था। वांगजी जो कह रहा था सच कह रहा था, इसलिए वांगजी पर जितना भी गुस्सा आए, वांगजी की बातों को सुनकर मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को क्या बोले। आज उनको वांगजी की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वांगजी को चुप कराने के लिए वांगजी के मॉम ने वांगजी को एक तमाचा जड़ दिया। वांगजी चुप कर गया और गुस्से में अपने रूम में चला गया और रूम का दरवाजा गुस्से में जोर से बंद कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी बिना खाए ही ऑफिस में चला आया। अभी वांगजी का रोज का रूटीन बन गया था विभूषण के साथ ऑफिस आना। यहाँ तक कि वांगजी को अगर कॉलेज भी जाना होता था तो विभूषण ही अपने कार में वांगजी को कॉलेज छोड़ता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगा, जिन सबके चलते वांगजी के मन में विभूषण के लिए फीलिंग आ गई थी। आती नहीं तो जाती कहा। अगर कोई अल्फा इतना केयरिंग हो तो उस अल्फा को पसंद ना करे, ऐसा ओमेगा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा। एक दिन विभूषण ने भी मौका देखकर वांगजी को प्रपोज कर ही डाला, उसी होटल में जहाँ सभी जाते हैं ब्लाइंड डेट करने। हाँ, दोनों डेट पे तो गए थे, लेकिन उसके बाद वाली हरकतें नहीं किए थे। लगता है विभूषण ने अपने बिग बनी को कोई पट्टी पड़ा के रखा है। इसके कारण विभूषण के बिग बनी खुद को शांत रखने की फुल कोशिश करता है। इस बार वांगजी ने भी विभूषण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद दोनों ही एक साथ खुश थे। दोनों ने अच्छे से डेट भी किया। विभूषण ने फुल रोमांटिक स्टाइल में प्रपोज भी किया था। वांगजी के लिए एक डायमंड की अंगूठी लेके आया था जो अभी वांगजी ने पहन कर रखा है। और फाइनली डेट के बाद एक किस मिला विभूषण को। ज्यादा मत सोचो, होठों पे नहीं गाल पे। विभूषण तो अब इसमें ही खुश था। जो भी मिला, जितना भी मिला, काफी ही मिला। वांगजी ने शिनचैन को बता दिया था वांगजी विभूषण के साथ डेट कर रहा है। शिनचैन पहले तो नानुकुर करता ही है, लेकिन जब देखता है वांगजी शियान के साथ बहुत खुश है तब कुछ नहीं बोलता, उल्टा शियान को बोल के विभूषण की मदद कर देता है। इससे विभूषण वांगजी के लिए कुछ कर पाके खुश हो जाता था और वांगजी को खुशी मिलती थी जब वो देखता था विभूषण उसका मन का कर रहा है सब कुछ। इससे दोनों ही खुश थे। शिनचैन वांगजी को क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कहाँ घूमने जाना पसंद है, सभी प्राइवेट बातें विभूषण से बोल देता था शियान के जरिए। अब जाके शियान को लग रहा था शिनचैन कोई आफत की पुड़िया नहीं है, उल्टा अब तो शियान को लग रहा था शियान एक लंगूर है और शिनचैन एक अंगूर है। इसका मतलब है लंगूर के हाथ लग गया अंगूर। कुछ दिन बाद शिनचैन और शियांग दोनों मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं, तो उन दोनों ने शियांग वांग को भी अपने साथ बुला लिया। मूवी देखने के टाइम शियांग देखता है शियांग कभी शिनचैन के हाथों को पकड़ रहा है, कभी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा है, कभी शिनचैन के गालों को पिंच कर रहा है, कभी उसके माथों को चूम रहा है। ये सभी देखकर शियान का भी मन होता है और शियान करता भी है, लेकिन गड़बड़ करता है। ये सभी जब मूवी खत्म होने के बाद हॉल से बाहर आते हैं 4 बजे, उसके बाद शियान ने अपना प्यार दिखाने के लिए एक कोशिश किया, लेकिन गड़बड़ ही किया। शियान को वांगजी के गालों को बस अपने हल्के हाथों से पिंच करना था, लेकिन शियान वांगजी के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के रबर के माफी खींचने लगा, वुगली बुगली बुश करने लगा और वांगजी चीख पड़ा। वांगजी ने बोला रोनी रोनी सूरत बना के, मेरा गाल है, कोई रबर नहीं जो तुम खींचे जा रहे हो। अब हाथ भी नहीं लगा ना मुझे, हटाओ यहाँ से अपना हाथ, बोलकर जाने लगा।
और वांग जी के पीछे पीछे शियान वांग जी को मनाने दौड़ पड़ा। बी भूषण ने बोला, सॉरी ना बाबे, मैंने देखा श्रेयांग ने ऐसा किया शिनचैन को, तो मैंने भी किया। मैंने देखा श्रेयांग ने जब शिनचैन को ऐसा किया, शिनचैन कितना हैप्पी हो गया था, लेकिन तुम तो गुस्सा कर रहे हो। मैं क्या ही करूँ, बोलो तुम्हारे लिए, जो तुम मान जाओ। वांग जी को समझ आ गया, उसका इनोसेंट अल्फा और प्यारा है, माफिया है तो क्या, अभी भी अपने अंदर एक 3 साल का शियान को लेके घूम रहा है। वांग जी पीछे मुड़ा और बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, मुझे बस दर्द हुआ। आगे से अगर करो तो धीरे से करना, ऐसे बोलकर वांग जी शियान के गालों को हल्का सा पिंच करता है और बोलता है, देखा ऐसे, श्रेयांगे ने भी ऐसा ही किया होगा, तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा। शियान ने बोला नौटंकी करते हुए, ठीक से देखूंगा कैसे, इतना अंधेरा जो था। वांग जी शियान की बातों को सुनकर खिलखिला के हंस पड़ता है और बोलता है, तुम बिना 3 साल के बच्चे के जैसे ही नौटंकी करते हो। तुम जब मेरे साथ होते हो, तुम्हें देख के कोई भी बता नहीं सकता तुम एक माफिया भी हो। शियान बोलता है, और नहीं तो क्या, मैं 3 साल का ही हूँ। वांग जी की बातों को सुनकर बी भूषण का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। बी भूषण खुद को बहुत लकी मानने लग गया था। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना मासूम ओमेगा जो मिल गया था, बिना बोले ही सब समझ जाता था। बी भूषण को कुछ और भी याद आ गया। उसने फट से वांग जी को कमर से पकड़ा और अपने ओर खींचा और वांग जी के माथे पर एक किस किया। वांग जी को तो लगा बेड तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है शियान के साथ। शियान अगर चाहे तो यही खड़े खड़े वांग जी का कमर तोड़ देगा। कमर तोड़ परफॉर्मेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है शियान को, उन दोनों के फर्स्ट नाइट को। माना शियान एक क्यूट बेबी की तरह हरकतें कर रहा है वांग जी के साथ, लेकिन सच में बेबी तो नहीं है ना। वांग जी ने अभी समझाया था शियान को, लेकिन शियान समझे तो ना। वांग जी के इतने से प्यार में ही बह गया और जो कुछ भी वांग जी ने सिखाया था भूल गया। इतनी जोर से कौन कमर को पकड़ता है किसी ओमेगा का। आज सच में वांग जी को लगा उसकी कमर की खटिया खड़ी कर दी है शियान ने। अब आया वांग जी को शियान पे गुस्सा और उसने शियान को डांट लगाते हुए वहां से निकल गया आगे। वांग जी ने शियान से बोला, झंडू बाम कही के, जो तुम भी झंडू बाम ही हो, कभी नहीं सुधरने वाले, रोमांस करने नहीं आता, फिर आते क्यों हो रोमांस करने मुझसे। शियान तो स्टैचू बन गया था। ये क्या हो गया भाई, अभी तो वांग जी इतने प्यार से बात कर रहा था मुझसे, अभी क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। शियान परेशान होके एक चीख मारा, श्रेयांग। श्रेयांग शिनचैन को वांग जी के साथ आगे जाने को बोल के शियान की खातिरदारी में हाजिर हो गया फिर से। शियान गुस्से में बोलता है, श्रेयांग, आज से तुम जब भी मेरे सामने शिनचैन के साथ आओगे, शिनचैन से साथ हाथ दूरी बना के रहोगे, शिनचैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकोगे, बोलकर शियान वांग जी के पीछे भाग गया और वांग जी को मनाने लगा। मैं झंडू बाम हुआ बांग जी तेरे लिए, शियान बदनाम हुआ बांग जी तेरे लिए। शियान की बारी थी अब शौक में जाने की। वो चला भी गया और जाते हुए शियान को देखने लगा और मन में बोला, ये पक्का मेरी शादी से पहले ही मेरा डिवोर्स करवा के छोड़ेगा। वांग जी को तो अब बीभूषण के पास आने से भी डर लग रहा था। उस मोमेंट के बाद से वांग जी को डर लग रहा था बीभूषण का उसके लिए इतना प्यार जताना। वांग जी को तो सोच कर ही आ रहा था रोना, लेकिन बीभूषण ने हाल नहीं छोड़ा। आज उसे वांग जी को है जो मनाना। बीभूषण ने बहुत कोशिश किया और धीरे धीरे वांग जी का गुस्सा उड़नछू हो गया। अब रात को सभी एक होटल में अच्छे से पेट पूजा करते हैं। फिर श्रेयांग शिनचैन को घर छोड़ने चला जाता है और बीभूषण वांग जी को वांग जी के घर। बीभूषण के होने वाले सासू माँ अपने घर के बैल्कनी में खड़ी होकर वांग जी की राह ताक रही थी। उनको तो वांग जी को खुशखबरी देनी थी, लेकिन उन्होंने देखा वांग जी एक ब्लैक कार में से उतरा और एक स्ट्रॉन्ग हाथ ने वांग जी को फिर से अंदर खींच लिया और कार का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर ही विभूषण के होने वाली सासू माँ को 440 वोल्ट का झटका लगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। कुछ देर तक तो वो स्टैचू बनकर वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा वांग जी अभी जिस कार में बैठा है वो ही ब्लैक कार अभी डांसिंग कार बन चुकी है, उनसे और रहा नहीं गया और वो गिरते पड़ते नीचे दौड़ पड़ी। नीचे आकर दरवाजा खोली और शियान वांग के रोमांस के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने आवाज लगाई, वांग जी। चलिए अब शियान वांग के और क्या चल रहा था ये देख लेते हैं। वांग जी जब कार से उतर रहा था तब बीभूषण का मन नहीं हो रहा था वांग जी को जाने दे। आज उसे वांग जी को बहुत कुछ बोलना था। इतनी सारी बातें करने के बाद भी ऐसा लग रहा था बातें अभी भी अधूरी रह गई है। इसलिए विभूषण ने वांग जी को जाने नहीं दिया, खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और बोला, वांग जी प्लीज ऐसे सरू सा मुंह बनाकर तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी स्माइल देखना बहुत पसंद है। मैं खुद को कभी भी तुम्हारे चेहरे से स्माइल गायब होने का वजह नहीं बनने देना चाहता हूँ। वांग जी तुम मेरा पहला प्यार हो। तुमसे पहले मैंने कभी भी डेट भी नहीं किया, किसी के साथ रोमांस भी नहीं किया सच में, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता कैसे प्यार जताया जाता है। ज़्यादातर समय ही मैं श्रेयांग और शिनचैन को एक साथ देखकर ही सीखता हूँ। जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हें प्यार करना पसंद है, तुम्हारा प्यार करना पसंद है। तुम ही मेरे फर्स्ट हो और लास्ट भी रहोगे। अभी भी मैं तुम्हारे लिए वर्जिन बैठा हूँ। वांग जी जल्दी से मुझसे शादी कर लो ना,
कब तक मैं तुम्हारे इंतजार में ऐसे ही वर्जिन बैठा रहूं? विभूषण की इतनी प्यारी भरी बातें सुनकर वांगजी का तो अभी मन हो रहा था विभूषण को एक गुड नाइट किस दे ही दे, लेकिन फिर भी वांगजी विभूषण को और थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। इसलिए वांगजी ने अब जानबूझकर अपना मुंह बनाया और अपने चेहरे को और सरू बना लिया। लेकिन आंखें आंखें का क्या, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। विभूषण के सारी बातों को सुनकर जो खुशी वांगजी को मिली थी वो खुशी वांगजी की आंखों में झलक रहा था। और हमारा काबिल बिजनेसमैन विभूषण के आंखों को धोखा देना मुमकिन नहीं नामुमकिन था, इसलिए वांगजी पकड़ा गया। विभूषण ने अब वांगजी को गुदगुदी देना शुरू कर दिया। वांगजी अब हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। देखा ज्यादा खुशी की बात नहीं है, दोनों तो बस बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे, बड़े जैसे कोई हरकतें तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। विभूषण के सासू माँ खामोखाही इन दोनों पर शक कर रहे थे। गुदगुदी करते हुए दोनों के पेट में अचानक से बटरफ्लाई उड़ने लगी और दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के होठों पे एक चुम्मा देने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले ही विभूषण के सासू माँ दरवाजा खोलकर दोनों के प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई और आवाज लगाई, वांगजी। कार के अंदर बैठे दोनों ही चौंक गए। ये क्या कर रहे थे दोनों? इमा इमा इमा। वांगजी तो शर्मा ही गया। विभूषण के सासू माँ ने अब फिर से आवाज लगाई, वांगजी। अब क्या ही करे वांगजी, विभूषण से खुद को जल्दी से दूर करता है, लेकिन वांगजी कार का दरवाजा खोल पाता। इस बार फिर से विभूषण ने वांगजी को पकड़ के खींच लिया और बोला, जाने नहीं दूंगा जब तक गुड बाय किस ना मिल जाए मुझे। विभूषण ने वांगजी को ऑक्टोपस की तरह जकड़ के रखा था। वांगजी छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो विभूषण वांगजी के कानों में अपने सासों को छोड़ते हुए बोलता है, ज्यादा मत हिलो, मेरा बिग बनी अगर जाग गया तो तुम अभी घर नहीं जा पाओगे, सोच लो जल्दी से तुम्हें क्या करना है। वांगजी को अब अच्छे से पता था वांगजी को क्या करना है। वांगजी ने झट से अपने दोनों हथेली से विभूषण के चेहरे को बड़े प्यार से पकड़ा और विभूषण के पूरे चेहरे पर सॉफ्ट सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस देने लगा, बस विभूषण को होठों को छोड़कर। विभूषण तो अपने होठों को चूहे जैसा मुंह बनाकर बैठा था। इतने सारे किसेस के बीच में गलती से ही सही एक किस तो अगर होठ पर पड़ जाए तो क्या ही कमाल हो जाए, लेकिन विभूषण के खा भी रह गया। वांगजी का होठ वाला किस मिस हो गया। वांगजी ने बोला, हो गया अब चलो। विभूषण अपनी भरी मन से बोला, चलो भागो यहाँ से। वांगजी एक स्माइल देता है और कार से नीचे उतर जाता है। अपने घर के दरवाजे के पास आता ही है विभूषण के होने वाले सासू माँ वांगजी के हाथों को पकड़ के खींचते हुए घर के अंदर लेके चली जाती है और धड़ाम करके दरवाजा बंद कर देती है। विभूषण ने कार में बैठे बैठे सब देखा और बोला, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे ही इतनी खड़ूस सासू माँ मिलनी थी। फिर विभूषण भी वहां से निकल गया। वांगजी के मॉम को पता चल रहा था हवा खराब है, इसलिए घर के अंदर लाते ही वांगजी के मॉम ने वांगजी से कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम्हारे लाइफ में अभी कौन है, तुम बस ये जान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आया है निये फैमिली के छोटे बेटे निये हुएजान का। कल देखने भी आ रहे हैं और हमारा फाइनल फैसला यही है, उसी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा खानदान है और यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम बाहर जहाँ भी मुंह मार रहे हो अपना वो सब कुछ अब बंद कर दो और कल रेडी रहना, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमें लड़का पसंद है, उसकी हाँ बोलने की ही बस देरी है। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो कल ही तुम्हारा एंगेजमेंट करवा दूंगी निये हुएजान से। वांगजी सब कुछ सुनता है और मन में बोलता है, मेरे भाई के लाइफ को खराब करके भी इन लोगों को चैन नहीं मिला, अभी मेरी जिंदगी भी खराब करने में तुली हुई है। मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे साथ इस झिंगुर का शादी करवाते हैं। मॉम को कोई जवाब ना देते हुए वांगजी गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है और जाकर अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। उसकी माँ बाहर से पुकारती रह जाती है, वांगजी मेरी बात सुनो, तुम्हारा मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगा। वांगजी को अब कुछ और नहीं सुनना था। वांगजी को पता था वांगजी की मॉम की बातें अभी खत्म होने नहीं वाली थी, इसलिए वांगजी फ्रेश होकर कमरे में आता है और कानों में ईयरफोन लगा के लेट जाता है और अपने फेवरेट सिंगर वांग यीबो के गाने सुनते हुए सो भी जाता है, फॉलिंग इन लव वाला गाना। और इधर सच में वांगजी की मॉम का रिकॉर्डिंग चले ही जा रहा था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी तो वांग यीबो के साथ बिजी हो गया था। अब मैं भी भाग जाती हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। चलिए स्किप करके नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ विभूषण और श्रेयंग अपने ऑफिस रूम में बैठे हैं। श्रेयंग देख पा रहा था विभूषण परेशान है किसी बात को लेकर। श्रेयंग पूछ ही लेता है, ब्रो क्या बात है, किस सोच में डूबे हुए हो? लगता है इस बात का ही इंतजार था विभूषण को। श्रेयंग का बोलना खत्म ही हुआ था और विभूषण का नौटंकी चालू। विभूषण अपने मुंह बनाते हुए श्रेयंग से पूछता है, श्रेयंग एक बात बता, तूने शिनचैन को कमर से पकड़ा तो शिनचैन ने ब्लश किया। श्रेयंग बोलता है, हाँ किया तो, ओमेगा है, ब्लश तो करेगा ही ना। अगर मैं उसके साथ ऐसे पब्लिकली रोमांस करूंगा तो ब्लश ही करेगा। विभूषण चिढ़ के बोलता है, वही तो, फिर वांगजी को मैंने जब कमर से पकड़ा तो मुझे रिटर्न में गाली क्यों मिली? क्या वांगजी ओमेगा नहीं है? विभूषण की बात को सुन के श्रेयंग बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे बता तूने कैसे पकड़ा था वांगजी को कमर से? विभूषण खड़ा होता है, अपना कोट निकाल के फेंक देता है, अपनी वॉच को निकाल के फेंक देता है, अपने शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए बोलता है, श्रेयंग खड़ा हो जा। श्रेयंग तो विभूषण की इन सारे एक्शन को देखकर पूछता है, ब्रो
क्या तू अब मेरे साथ कुश्ती तो नहीं लड़ने वाला है ना? मुझे देखकर तो यही लग रहा है। तूने वांगजी को कमर से पकड़ा था या कमर से पकड़ के पटका था? विभूषण बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है तू। मैंने बहुत प्यार से ही पकड़ा था। श्रेयांग को अब विभूषण पे बिलीव नहीं हो रहा था। श्रेयांग एक आईब्रो ऊपर करके बोलता है, अच्छा तो दिखा तेरा प्यार का जलवा। विभूषण दिखाता है अपना प्यार का जलवा। श्रेयांग की कमर को कस के पकड़ के एक झटके से खींचता है अपने ओर और श्रेयांग के मुंह से निकलता है, उई माँ, मैं तो टूट के बिखर गया। उई माँ, उई माँ, उई माँ। श्रेयांग बोलता है, ये था तेरा प्यार? सच बोल रहा हूँ ब्रो, ऐसे प्यार तो कोई अल्फा भी झेल नहीं सकता। ओमेगा तो दूर की बात है। उई माँ मेरी कमर। तो देना मुझे ट्रेनिंग। मुझे भी वांगजी को अपना प्यार दिखाना है बिना गाली खा के। श्रेयांग बोलता है, तुझे ट्रेनिंग देने से पहले मुझे तो सीधा कर दे। कब से टेढ़ा होकर खड़ा हूँ, कमर दर्द कर रहा है मेरा यार, जल्दी कर। विभूषण श्रेयांग के पीछे जाता है और बोलता है, अभी कर देता हूँ बोल के श्रेयांग के पिछवाड़े पर एक कस के लात मारता है। श्रेयांग सीधा सोफे पर लैंड होता है और बोलता है, पहले मेरे कमर और अब मेरे बम को भी नहीं छोड़ा। विभूषण बोलता है, श्रेयांग नाटक बंद कर, वांगजी के आने का टाइम हो रहा है, अब जल्दी से कुछ तो सिखा दे मुझे। अब दोनों सीरियस मूड अपना अपना ऑन कर लेते हैं और श्रेयांग विभूषण को सिखाने लग जाता है। और पहले ही श्रेयांग एक वार्निंग दे देता है, देख ब्रो, ये मेरा कमर है, कोई घोड़े का लगाव नहीं जो तू इतने जोर से खींचेगा। जो भी करना है प्यार से करना। विभूषण चिढ़ते हुए बोलता है, यार प्यार से ही तो कर रहा हूँ, और ज्यादा प्यार कहाँ से लाऊं? श्रेयांग बोलता है, प्यार के साथ साथ थोड़ा सॉफ्टनेस भी चाहिए, जो तुझ में थोड़ा सा भी नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने डालना ही भूल गया है। विभूषण तो अब रोनी रोनी सा हो गया था। श्रेयांग को अपने दोस्त का दर्द देखा नहीं गया। अपनी कमर और बम का दर्द भुला के श्रेयांग बोलता है, ओके बाबा चल तेरा हेल्प कर। विभूषण भी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर नोट करता है और सीखने लग जाता है कैसे किया जाता है सॉफ्टनेस भरी प्यार। श्रेयांग विभूषण की कमर में अपना हाथ रखता है और धीरे से विभूषण को अपने करीब खींचता है। विभूषण को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन विभूषण को सीखना भी था। विभूषण ने बोला श्रेयांग से, ओके ये सब तो मैं समझ गया, अब आगे क्या करना है मुझे फिर से वांगजी से गाली नहीं सुनना, ठीक से सिखा। श्रेयांग बोला, नहीं पड़ेगी गाली, कमर से पकड़ने के बाद वांगजी की कमर में सहलाते रहना, फिर धीरे से वांगजी को अपने और करीब करना और वांगजी के होठों पर एक सॉफ्ट किस करना। इस बार देखना वांगजी मना ही नहीं कर पाएगा, तुम दोनों का फर्स्ट किस तो होएगा ही होएगा। ये सभी बातें बोलते बोलते श्रेयांग विभूषण के होठों के बहुत करीब था, बस 1 इंच की ही दूरी थी दोनों में। दोनों बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी पोज में थे और उसी टाइम किसी के चीखने की आवाज आई। श्रेयांग के दिल की धड़कन रुक ही गई थी, यही समझ लो। श्रेयांग, आई किल यू, तुम सच में एक चीटर हो। मैं सही था, मैं ये सब और झेल नहीं सकता। बोलते हुए शिनचैन वहां से जाने लगा। विभूषण और श्रेयांग ने अपनी आंखों को उठाकर देखा, ये कौन था? तो देखा वांगजी रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी छोटी आंखों को और छोटा करते हुए उन दोनों को घूर रहा है। वांगजी की नजरों को देखकर पता चल रहा था ये दोनों पक्का वाला ठरकी है। वांगजी अब पूछता है, तुम दोनों का दिमाग अपने अपने सही जगह पर तो है ना? लगता है इलाज की जरूरत है, पागल खाने भेजना ही पड़ेगा तुम दोनों को। और इधर शिनचैन तो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से जा ही रहा है। अब जाके दोनों ने अपनी पोजीशन को देखा और दोनों के मुंह से ही चीख निकल गई। श्रेयांग के हाथ से विभूषण फिसल गया और विभूषण का बम सीधा जमीन पर लैंड हुआ। दर्द में विभूषण का मुंह सिकुड़ गया, लो हो गया कबाड़ा, दोनों की इज्जत का फालूदा बन गया दोनों के ओमेगास के सामने। श्रेयांग आगे पीछे दाएं बाएं और कुछ नहीं देखता, सीधा शिनचैन के पीछे भागता है और बोलता है, बेबी सुनो ना बेबी, मैं तो बस लव गुरु बना था विभूषण का, मुझे क्या पता था विभूषण के लव को हवा देते देते हवा इतनी जोर से दे दूंगा कि मेरे प्यार का दिया ही फड़फड़ाने लग जाएगा। बेबी माँ कसम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी के मैटर में नहीं पड़ूंगा। इधर विभूषण को अजीब लग रहा था। ऐसे हाल में वांगजी ने विभूषण को देख लिया। विभूषण अपने नजरों को चुरा रहा था वांगजी से और तभी वांगजी जोर जोर से हंस पड़ता है। विभूषण वांगजी को देखने लग जाता है और वांगजी को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर अब ब्लश करने लग जाता है। विभूषण को ब्लश करते हुए देखकर वांगजी विभूषण से पूछता है, अच्छा तो आज आपने श्रेयांग से क्या सीखा, प्यार कैसे किया जाता है, इस बारे में? विभूषण वांगजी के टीज करने वाली बातों को सुनकर वांगजी के करीब आ जाता है और इस बार सही ढंग से अपनी ओर खींचता है कमर से पकड़ के और बोलता है, ये सीखा मैंने। अब शर्माने की बारी वांगजी की थी। फिर कुछ टाइम बाद वहां श्रेयांग आ जाता है और उसकी एक आंखें खुली थी और एक आंखें बंद। विभूषण ने बोला, शिनचैन को मनाने गया था या शिनचैन के हाथ से पिटने? श्रेयांग काला चश्मा निकालता है और पहनते हुए बोलता है, तो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लगता है मेरा, मैं डॉक्टर दिखाने जाता हूँ। शिनचैन ने मुक्का जार दिया, अब तो बस एक आंख से ही देख पा रहा हूँ, अगर अभी तेरे पास और थोड़ी देर रुका पता चला दूसरी आंख वांगजी ने मेरा फोड़ दिया, बोलकर श्रेयांग निकल गया। विभूषण तो हंसे जा रहा था श्रेयांग का हाल बेहाल देखकर, लेकिन जब विभूषण वांगजी की ओर देखता है तो विभूषण देख पाता है वांगजी किसी बात को लेकर परेशान है। उदासी साफ साफ दिख रही है वांगजी के चेहरे पर। विभूषण के चेहरे से भी हंसी दूर हो जाती है और विभूषण वांगजी से पूछता है, क्या कुछ हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बता सकते हो?
शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। वांग जी बोलता है, परेशानी की ही तो बात है। तुम्हारे जाने के बाद मॉम ने मुझसे कहा मेरे लिए रिश्ता आया है नी फैमिली से, आज शाम को ही देखने आ रहे हैं और मुझे उनके छोटे बेटे नी हुसैन से शादी करनी पड़ेगी। जानते हो नी हुसैन की शक्ल पूरा चिंगुर जैसी है। विभूषण वांग जी की बातों के सुनने के बाद बोलता है, अच्छा बस यही बात है, इसकी वजह से तुम परेशान थे? मुझे तो लगा क्या कुछ हो गया होगा। आने दो जिसे भी आना है आने दो। विभूषण के बातों को सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया। क्या ये छोटी सी बात है? प्यार किसी और से करो और शादी किसी और से? तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? बोलकर वांग जी सीधा विभूषण के पैर पर एक किक लगा देता है। विभूषण के मुंह से दर्द से कराने की आवाज निकल जाता है। कोई माँ मर गया रे, पूरी बात तो सुन लेते, उससे पहले ही मारने के लिए उतावले हो रहे हो। जानू मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान, तू मेरा मैं तेरा, जाने सारा हुशियार बंगवाल। तो जाने मन गुस्से को दवा समझकर पी जाओ और चेहरे पर एक मुस्कान लाओ और यहाँ से घर जाके अच्छे से रेडी हो जाओ। आज तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आने वाला है तुम्हारे घर में। विभूषण को और कुछ बोलना नहीं पड़ा। वांग जी खुशी की मारी उछल पड़ा। विभूषण के गालों पे दो दो किस के वहां से निकल गया शॉपिंग करने। अब हमें टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ विभूषण के मेंशन में विभूषण रेडी हो रहा था, बिल्कुल माफिया वाले स्टाइल में। श्वेंग आता है और बोलता है, ब्रो चल सब रेडी है, निकलते हैं। तेरे रेडी होने के चक्कर में वांग जी के फूल जैसे हाथ किसी और के हाथ में चला जाएगा। विभूषण अब श्वेंग को लेकर मेंशन के बाहर आता है जहां अभी पूरे 20 कार खड़े हुए थे, जिसमें श्वेंग ने ठूस ठूस के सारे बॉडीगार्डों को भरा है। सभी ने अपने अपने गन भी साथ ले लिया है और सभी ब्लैक अटायर में है। यहाँ तक कि विभूषण और श्वेंग के कपड़े भी ब्लैक कलर की ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था ये सभी किसी के शादी के प्रपोजल को लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था ये दिल वाले दुल्हनिया को मंडप से उठाने जा रहे हैं। जो भी हो, अब विभूषण निकल पड़ता है वांग जी के घर की ओर और इधर वांग जी के रूम में वांग जी रेडी हो रहा था, बहुत खुश था आज और गाना भी गुनगुना रहा था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और तभी वांग जी के मॉम वांग जी के रूम में आ जाती है और देखती है वांग जी ने उनका मान लिया है कहना, कोई इनको समझाओ, गलतफहमी में ना रहना। जो भी हो, वांग जी के मॉम तो खुश हो जाती है और वांग जी को लेकर नीचे सबके बीच आ जाती है। वांग जी देखता है नीचे निहसंग और निहसंग के भाई आए हुए हैं। वांग जी अपने ना होने वाले हस्बैंड को देखता है और मन में ही बोलता है, सच में झिंगुर के जैसे ही दिखता है। ये अल्फा किस एंगल से लग रहा है? ये तो हाइट में मेरे से भी छोटा है। मेरे मॉम डैड की चॉइस भी कितनी ज्यादा खराब है, इनके जैसे घटिया चॉइस और किसी की हो ही नहीं सकता। हाय, कहाँ मेरा होने वाला अल्फा विभूषण कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है, और इसे देखो मेरा ना होने वाला अल्फा हैंडसम तो कहीं से नहीं लग रहा है, पूरा हैंडपम्प ही लग रहा है जिससे पानी भी नहीं निकलेगा कभी। मुझे तो यही लग रहा है। वांग जी नीचे आकर अपना मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ जाता है। किसी की कोई सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था वांग जी। वांग जी की मॉम सोच रही थी अब क्या हो गया वांग जी को? अपने रूम में तो कितना खुश होकर रेडी हो रहा था, अब क्या हो गया? इनको क्या पता है इनके साथ अब क्या होने वाला है? और तभी उन सभी को कुछ कारों के उनके घर के सामने रुकने की आवाज सुनाई देता है। विभूषण आ गया था। सारे कारें मिलकर वांग जी के घर को घेर चुके थे। सारे कार से बॉडीगार्ड निकल के आते हैं और उनमें से एक बॉडीगार्ड एक कार का दरवाजा खोलता है, जहाँ से स्वैग से विभूषण वहां निकलता है। लेकिन सब सोच में चले गए थे, इसलिए विभूषण के स्वैग से स्वागत करने वाला कोई नहीं था। वांग जी भी सोच में था, ये क्या, ये मेरे मॉम डैड का मर्डर करके मुझे उठा ले जाने वाला है क्या? आज तो थोड़ा ढंग का कपड़ा पहन सकता था ना। निये फैमिली अच्छे से जानते थे विभूषण कौन है और क्या है। जो भी लेता है विभूषण से पंगा, उसके साथ विभूषण कर लेता है दंगा। निये फैमिली को लग रहा था लैंड फैमिली भी माफिया से कनेक्ट है, इसलिए तो ऐसे मौके पर विभूषण जैसे एक माफिया को बुलाया गया है। निये फैमिली अब गुस्से में आ गए थे, लेकिन विभूषण से डरते थे, इसलिए चुपचाप खड़े थे अपने अपनी जगह। विभूषण आता है और वांग जी जहाँ बैठा था उसके पास जाकर अपना तशरीफ रखता है और बाकी सब जो खड़े हो गए थे विभूषण को आते हुए देखकर सभी को अपने अपने तशरीफ रखने को बोलता है। विभूषण अब निये फैमिली को बोलता है, तो आप लोग मेरे असिस्टेंट को देखने आए हैं, क्या मेरा असिस्टेंट पसंद आया? आप लोगों को पसंद आना तो चाहिए, इतना क्यूट जो है, बोलकर वांग जी को सबके सामने अपने गोद में बैठा लेता है और आगे बोलता है, इतना क्यूट है जो मुझे भी पसंद आ गया है। अब सबको तो पता है ना, जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाता है उस चीज को मैं हासिल करके ही रहता हूँ, और जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करता है उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। सभी को विभूषण के अल्फा सेंट परेशान कर रहे थे, बस वांग जी को छोड़कर। वांग जी विभूषण का सोलमेट जो था, जो इन दोनों में से किसी को मालूम नहीं था। वांग जी के मॉम डैड तो गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन एक माफिया के सामने अपनी जुबान खोलना नहीं चाह रहे थे। जुबान कटवाना थोड़ा ही था कुछ गलत बोलकर। वांग जी के थाइस पर हाथ फैलाते हुए विभूषण ने बोला वांग जी के मॉम डैड से, मुझे साफ साफ बात करना पसंद है, तो साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे वांग जी पसंद है और मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ। बोले के बाद विभूषण रिंग निकालता है और वांग जी को पहना देता है और वांग जी को बोलता है, क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर करके, मुझे भी पहना दो। वांग जी तो रेडी ही था, पहना दिया और खुश भी हो गया। उसके पसंदीदा अल्फा के साथ जो एंगेजमेंट हो गया। वांग जी देखता है
वांग जी के मॉम डैड बहुत गुस्से में आ गए हैं। वांग जी के मॉम तो अपने आंखों के इशारे से बोल रहे थे, वांग जी उस अल्फा की कूद से नीचे उतरो, इतना बेशरम हो गए हो तुम। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी भाव नहीं देता है अपने मॉम डैड को, उल्टा एक स्निक देता है, बी भूषण के नेक को अच्छे से हक कर लेता है। बी भूषण वांग जी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, जल्दी ही शादी की डेट निकाल कर मैं आप लोगों को बता दूंगा। नियर फैमिली को समझ आ गया था वांग जी उनके पहुंच से बहुत दूर हो गया है अभी। वो सब तो वांग जी को अपने फैमिली में शामिल करना चाहते थे, अब तो ये होने से रहा। बी भूषण के जैसे एक डेविल की नजर जो पड़ चुकी थी वांग जी पर। नियर फैमिली के बड़े बेटे नी मिंजू कुछ बोलने वाले थे बी भूषण को नियर हसंग और वांग जी की शादी को लेकर। बी भूषण वांग जी के चेहरे को सहलाते हुए एक क्रूएल वॉइस में बोलता है, जो वॉइस सुन के तो वांग जी भी कांप गया था एक मिनट के लिए। मिस्टर नियर, क्या आपको अपनी और अपने इस भाई की जिंदगी जाने का कोई भी डर नहीं है? ऐसा भी हो सकता है अभी आप सभी कार से यहाँ से बाहर निकल के रोड से जा ही रहे होंगे कि एक ट्रक आके आपकी कार को उड़ा दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी नई कंपनी में ताला लग जाए। अपने छोटे भाई की शादी वांग जी से करवा के अपनी जिंदगी में बर्बादी लाना, क्या ये सही बात है? वांग जी को अभी विभूषण के इस रूप से डर तो लग रहा था, क्योंकि इस रूप को विभूषण पहली बार वांग जी को दिखा रहा था। लेकिन वांग जी ये भी जानता था बाकियों के साथ जैसा भी है विभूषण उसके साथ कितना अच्छा है, इसलिए वांग जी खुश हो रहा था और विभूषण के लैप में बैठकर सबकी नजरों से बच के विभूषण को कभी इधर कभी उधर टच कर रहा था। बहुत ज्यादा ही मस्ती कर रहा था और विभूषण को अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। और इधर वांग जी की खुशी में विभूषण के बिग बनी ज्यादा खुश हो रहा था और उछल कूद में बिजी हो गया था। विभूषण का हालत खराब हो रहा था, अब विभूषण और ज्यादा नहीं रुक सकता था वहाँ, इसलिए वांग जी के मॉम डैड और वांग जी को भी जाते टाइम धमकी देकर जाता है, मुझसे लेना पंगा पड़ेगा महंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तो विभूषण को हो रहा था, अब वांग जी को गोद से उतार नहीं पा रहा था क्योंकि विभूषण का बिग बनी पूरी तरह से जाग चुका था। विभूषण वांग जी के कानों में बोलता है धीरे से, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी मची है सुहाग रात की। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होना चाहते हो क्या? वांग जी अपनी छोटी आंखों को और छोटी करके पूछता है, क्यों? विभूषण अचानक से वांग जी को अपने बिग बनी से पोक करते हुए बोलता है, क्यों यू? वांग जी तो अब शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रहा था। विभूषण वांग जी के कानों में बोलता है, तुम्हारे रूम पर चले क्या? मुझे शांत भी तो होना है। वांग जी तुरंत बोल पड़ता है, नहीं कभी नहीं। सभी वांग जी को ताकने लग जाते हैं, क्या हो गया? किस बात के लिए वांग जी ना बोल रहा है? नियर फैमिली के मन में तो एक आशा की किरण जग गई थी, लगता है वांग जी से शादी के लिए राजी नहीं है, मना कर रहा है। ये सेम बातें सोच के वांग जी के मॉम डैड भी खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ पलों क्या ही मेहमान था जो आया और चला भी गया कुछ ही पलों में। वांग जी खिलखिलाकर हंसते हुए खुद विभूषण के गालों में एक गुड बाय किस जो करता है सबके सामने। ये देखकर आशा निराशा में बदल जाती है सबका। वांग जी सोफे में रखा एक पिलो विभूषण को पकड़ाता है और कानों में बोलता है, बिग बनी बस मेरा है, इसकी झलक किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो इस पिलो से इसे कवर करो और यहाँ से निकलो। जो हुक्म मेरे राजकुमार, बोलते हुए उसी पिलो से अपना बिग बनी को ढक कर निकल जाता है विभूषण और जाते जाते एक आंख मार के एक फ्लाइंग किस फेंक मारता है वांग जी को, जो वांग जी अच्छे से कैच भी कर लेता है। उस दिन के बाद से वांग जी के मॉम डैड वांग जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, जॉब को छोड़ने के लिए बोल रहे थे बार बार। वांग जी की जिंदगी तो अब झंड हो चुकी थी, घर में एक टाइम का खाना भी वांग जी शांति से नहीं खा पा रहा था। विभूषण को वांग जी के घर में क्या चल रहा है सब पता चल रहा था अपने डिटेक्टिव से। वांग जी तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी उदासी सब कुछ बोल जाता था विभूषण को। दूसरा कोई होता तो अभी तक ऊपर भगवान के पास पहुंचा देता विभूषण, लेकिन ये विभूषण के सास ससुर जी है, इनके साथ ऐसा कर नहीं सकता ना, तो विभूषण ने कुछ और ही दाव चला। वांग जी के डैड का एक छोटा सा कंपनी है जो बहुत छोटा है, उस छोटे से कंपनी के एक छोटे से ऑफिस में विभूषण ने अपने गुंडे लोगों को भेज दिया था। वहां पे जाकर पुलिस ने आज बहुत हंगामा मचाया। वांग जी के डैड का ऑफिस इनलीगल है, कंपनी में गड़बड़ चल रहा है, घोटाला चल रहा है। वांग जी के डैड के कंपनी के ऊपर करप्शन का चार्ज भी लगा दिया इन लोगों ने। वांग जी के डैड ने जब सारे लीगल पेपर्स दिखाए तो सभी पेपर फेक है बताया गया, फेक प्रूफ के साथ। विभूषण बस अपने ससुर जी को डराना चाहता था, इसलिए पुलिस ने लैंड चिरन को अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया। इधर वांग जी जब आज सुबह ऑफिस पहुंचा तब विभूषण वांग जी को आके हक करता है और बोलता है, बाबे मेरा इंतजार करना, आज मुझे एक काम से इंडिया जाना पड़ रहा है, जल्दी ही लौट के आने की कोशिश करूंगा, ओके? तुम अपना ध्यान रखना, लौट के आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। वांग जी विभूषण को अभी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन काम के चलते जाने देता है। और उधर वांग जी के पापा घर लौट के सब कुछ बता देते हैं वांग जी के मॉम को। वांग जी का मॉम और गुस्से में आ जाती है, वांग जी को कॉल लगाती है और बोलती है सब कुछ जो भी हुआ था वांग जी के पापा के साथ, इस सब का जिम्मेदार वांग जी के मॉम ने वांग जी को ठहरा दिया और उन्होंने आज बहुत ज़्यादा ही फोर्स किया वांग जी को ये जॉब छोड़ने के लिए। इतना भला बुरा सुनने के बाद वांग जी बस रोते रोते ओके मॉम ही बोल पाया और कट करके अपने नौकरी को गुड बाय लेटर लिख कर सीधा घर पहुंचा।
घर में आते ही वांग जी के मॉम ने वांग जी से पूछा, क्या हुआ, नौकरी छोड़ दी तुमने? अगर नहीं छोड़ा तो? वांग जी ने और बोलने नहीं दिया। परेशान तो वांग जी था ही, अब गुस्से में भी आ गया और बोला, हाँ बाबा हाँ, मैंने छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया मैंने। अब खुश? अब जाओ और पार्टी मनाओ। मेरी जिंदगी भी आप लोग अब बर्बाद करके ही मानोगे। याद रखना मॉम, मैं गेगे नहीं हूँ। जो आप लोगों ने गेगे के साथ किया, मैं कभी अपने साथ होने नहीं दूंगा। ऐसा करने नहीं दूंगा आप लोगों को मेरे साथ। बोलने के बाद वांग जी अपने रूम में चला जाता है। वांग जी के मॉम को तो ये जानकर ही खुशी मिल रही थी, वांग जी ने जॉब छोड़ दिया, अब शायद विभूषण वांग जी की लाइफ से दूर हो जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी जल्दी ही विभूषण दूर करने वाला है इनका। रुको जरा, सब्र करो। वांग जी बातों में बात लेते हुए बोलता है, सॉरी तो मैं हूँ, अपने ही मॉम डैड के साथ बदतमीजी से बात करता हूँ, लेकिन आप लोग ही तो हो जो मुझे मजबूर करते हो। आप लोग इतने बुरे क्यों हो? अब वांग जी हमें एक फ्लैशबैक दिखाने वाला है। चलिए छोटा सा फ्लैशबैक है, देख लेते हैं छोटा करके। वांग जी का एक ओमेगा बड़ा भाई है, नाम है लैन सीजन। कॉलेज टाइम में लैन सीजन का एक बॉयफ्रेंड था, नाम था अल्फा जियांगचन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनके प्यार के बारे में जब लैन सीजन अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर लैन सीजन की शादी करवा दी एक अल्फा के साथ जबरदस्ती। जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जिशुआन से शीचन का प्यार अधूरा ही रह गया। शादी के रात को ही शीचन ने अपने अल्फा को साफ साफ बोल दिया था वो किसी और से प्यार करता है। गुस्से में जिन जिशुआन उस रात अपने घर से बाहर चला गया था, लेकिन आधी रात को बहुत ड्रिंक करके आया था और लैन शीचन के साथ फोर्सफुली इंटीमेट भी हुआ था। उस दिन के बाद से लैन सीजन की जिंदगी छंद हो चुकी थी। सुहाग रात की सारी बातें जिन जुशियन अपने मॉम डैड को भी बता दिया था और सभी मिलकर लैन सीजन पर टॉर्चर करते थे। एक बच्चा हो जाने के बाद जब सबने देखा बच्चा अल्फा नहीं ओमेगा है, तो सभी और गुस्सा हो गए थे लैन सीजन पर। जिन जुशियन की फैमिली भी कोई अमीर फैमिली नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली ही थी। असल में वांग जी के फैमिली अमीर लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना था अमीर लोगों के कैरेक्टर ढीला होता है, ओमेगास इनके घर सही से नहीं रह सकते हैं। इधर जिन जिशुआन ने आज तक लैन शीचन को मार्क भी नहीं किया था, उल्टा बाहर एक ऑफिस कलीग के साथ अफेयर में आ गया था और अब तो लैन शीचन के सामने ही उस लड़की के साथ रोमांस भी करने लगा था अपने ही घर में लाके। अब लैन शीचन और सह नहीं पा रहा था, उल्टा लैन शीचन को बोला जा रहा था फिर से और एक बेबी के लिए, और जो अल्फा ही होना चाहिए। लेकिन लैन शीचन और बेबी नहीं चाहता था। बेबी शीजुन एक ओमेगा है, इसलिए शीजुन को भी इस घर में कोई प्यार ही नहीं करता था, सभी इग्नोर करते थे। यहाँ तक कि शीजुन के खुद के पापा ने तो कभी अपने गोद में भी नहीं खिलाया उसको। लैन शीचन ने बहुत तकलीफ सहते हुए अपने मॉम को सब बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। समाज में बेइज्जती के डर से अपने बड़े बेटे को वही कैद रहने दिया। लैन शीचन ने हाल छोड़ दिया और जो हो रहा था उसके साथ वो होने दिया। लैन शीचन के बेटे को तो उसके पापा का सरनेम भी नहीं मिला था। जब स्कूल में भर्ती हुआ छोटा सा शीजुन, तब लैन शीचन ने शीजुन के नाम के आगे लैन लगा दिया, लैन शीजुन। और उसी टाइम लैन शीचन की जिंदगी में जीने की उम्मीद लेकर जियांग चैन आता है। असल में वांग जी ही था जिसने एक दिन जियांग चैन को देखा था एक कैफे में, और वहां जाकर उसने लैन शीचन के बारे में सब कुछ बता दिया था जियांग चैन से। और फिर क्या, लैन शीजुन और लैन शीचन को लेकर जियांग चैन भाग गया चाइना छोड़कर और इंडिया में जाकर बस गया। अपनों को लेकर अपनी एक प्यार भरी दुनिया बसा लिया। अभी तो वांग जी को भी नहीं पता है ये तीनों कहाँ है, लेकिन इतना जरूर पता है जहाँ भी है कुछ है। चलिए फ्लैशबैक से लौट आते हैं। फ्लैशबैक से लौटते ही वांग जी ने बाथरूम के शीशे में एक मुक्का जड़ दिया और शीशा टूट गया। वांग जी ने बोला, मॉम डैड आई हेट यू, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो अपने ही बेटे के साथ। मुझे इस बात की राहत है गेगे ये उस खेल में नहीं है, गेगे जहाँ भी है अभी खुश है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस जिन फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा, रास्ते के भिखारी बना दूंगा। और उस रात वांग जी बहुत रोया था अपने गेगे को याद करके। अब दूसरे दिन शाम को विभूषण ऑफिस पहुंच जाता है। वांग जी को बिना देखे विभूषण का मन ही नहीं लग रहा था। विभूषण को लग रहा था उसका वांग जी परेशान है, इसलिए विभूषण आ गया था लौट के वापस जल्दी ही। लेकिन आते ही विभूषण को पता चलता है वांग जी ने तो विभूषण के जाते ही नौकरी छोड़ दिया है। विभूषण को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी की इस डिसीजन पर। विभूषण अपने ऑफिस रूम में तोड़फोड़ मचा देता है वांग जी के नाम लेते हुए, और तभी हमारे प्यारे शुयांग जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं हमेशा की तरह अपने दोस्त का साथ देने, और बोलता है, ब्रो क्या कर रहा है तू, क्या भूल गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वांग जी ने जॉब ज्वाइन करने के टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर किया था ना, जिसमें पहले तो साफ साफ लिखा था 5 साल से पहले वांग जी ये जॉब नहीं छोड़ सकता है, लेकिन तूने 5 साल को 10 साल करवा दिया था। वो कॉन्ट्रैक्ट कब काम आएगा? आज मैंने देख लिया लोग प्यार में कैसे अपने सुध बुद्ध खो बैठते हैं, बोलकर शुयांग वांग जी का कॉन्ट्रैक्ट फाइल को विभूषण के सामने रखता है। और क्या, अब जाके विभूषण के चेहरे पर गब्बर सिंह वाली हंसी आ जाता है। विभूषण हंसते हंसते बोलता है, ओ शुयांग सच में यार तूने सच ही बोला है, प्यार में गिरते ही लोग दम्बो हो जाते हैं। अब विभूषण को पता है उसे क्या करना है। अब हमें वांग जी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी पुलिस आई हुई है, जो कह रही है वांग जी के मॉम से, आपका बेटा मिस्टर लान वांग जी घर में है क्या, बुलाइए उन्हें।
वांगजी के मॉम घर में पुलिस देखकर डर जाती है और ऊपर वांगजी को बुलाने चली जाती है। वांगजी जब विभूषण के ऑफिस से लौटा है, खुद को अपने रूम में ही लॉक करके बैठा है। वांगजी ने अपना दाना पानी भी बंद कर दिया है। अनशन में बैठा है अभी वांगजी। जब मॉम आके वांगजी को बुलाती है बार बार, तब वांगजी बस इतना बोलता है, प्लीज मॉम मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे अपने हाल में छोड़ क्यों नहीं देती हो आप। वांगजी की मॉम थोड़ा डरी हुई थी और डरी हुई आवाज में ही वांगजी को बुलाती है फिर से, वांगजी एक बार नीचे आ जाओ बेटा, पुलिस आई है नीचे और तुम्हें ढूंढ भी रही है। अब जाके वांगजी अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और अपने मॉम को एक बार भी ना देखते हुए नीचे आ पहुंचता है। और तभी वांगजी के डैड भी वहीं पर आ पहुंचते हैं। उनको लगा था पुलिस शायद उन्हें पकड़ने आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने सुना पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं, मिस्टर लान वांगजी, वे कंपनी ने आपके ऊपर केस किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था 10 साल के अंदर आप कंपनी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपने छोड़ दिया, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। चलिए। वांगजी को पुलिस ऑफिसर अपने कार से लेके चले जाते हैं और आधे रास्ते में ही कार रोक के वांगजी को विभूषण के हाथों में सौंप देता है और वहां से उड़नछू हो जाता है। विभूषण बिना कुछ भी बोले वांगजी को अपने साथ ले जाता है। वांगजी भी चुपचाप विभूषण के साथ चला जाता है, क्योंकि वांगजी को पता है विभूषण का हक है उसे डांटने का। बिना बोले नौकरी जो छोड़ दिया है वांगजी ने, विभूषण कितना परेशान हो रहा होगा। और उधर वांगजी के मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए नहीं अब वांगजी के साथ क्या होगा सोच के, बल्कि इसलिए अगर ये सारी बातें बाहर के लोगों को पता भी चला तो उनकी बदनामी होगी। मॉम डैड दोनों मिलकर वांगजी को कर्ज कर रहे थे। वांगजी जैसा नालायक बेटा पैदा हो गया, इसलिए मिस्टर लन और मिसेस लन तो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी एडवोकेट वांगजी की केस लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तभी वे कंपनी का नाम सुनते ही हाथ खड़े कर रहे थे। लन कपल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इधर विभूषण वांगजी को लेकर सीधा अपने मेंशन आ जाता है। मेंशन में आके विभूषण वांगजी को सीधा अपने बेडरूम पर ले जाता है। दरवाजा लॉक करके उसी दरवाजे पे वांगजी को पिन करते हुए बोलता है, हिम्मत भी कैसे हुई नौकरी छोड़ने की, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे। मैंने वार्निंग दिया था तुम्हें, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश भी नहीं करना। आज मैं वो सब करूंगा जो एक मैरिड कपल को करना चाहिए। इस पे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, आज मैं तुम्हें मार्क जरूर करूंगा और तुम्हें भी मुझे मार्क करना पड़ेगा, समझे? या अभी भी समझाओ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर जा पाओगे? जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। तुम बस मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इतनी देर तक वांगजी चुप था और अपने सर को नीचे झुका के रखा था। अब जाके विभूषण को सर उठा के देखता है वांगजी। वांगजी की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे। वांगजी के आंखों में आंसू देखकर तो विभूषण मोम की तरफ पिघल ही गया। वांगजी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कुछ बोलने जा ही रहा था, उससे पहले वांगजी ही रोते रोते बोल पड़ता है, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें छोड़कर जाना ही कौन चाहता है? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ, बोलकर और जोर जोर से रोने लगा वांगजी। अब तो विभूषण का मासूम सा दिल मोम की तरह पूरा पिघल गया और विभूषण वांगजी को एक टाइट हाक कर लेता है। विभूषण देख पा रहा था वांगजी रोते रोते हिचकियां लेना शुरू कर दिया है। वांगजी अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए विभूषण ने वांगजी को पहली बार उसके होठों पे किस करना शुरू करता है, बड़े प्यार से। बहुत सॉफ्टनेस से भरी हुई थी ये किस, जिस किस में बस प्यार ही प्यार भरा था, ना ही कोई डिजायर। थोड़ी देर में ही वांगजी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वांगजी ने विभूषण को हल्का सा धक्का दिया और अलग किया, लेकिन अभी विभूषण की आंखों में एक डार्कनेस सा छा गया था। वांगजी देख पा रहा था विभूषण के आंखों में वांगजी को पूरी तरीके से अपना बना लेने का चाहत। वांगजी का पहला किस था और पहली बार वांगजी किसी अल्फा के साथ इतना इन्वॉल्व हुआ था। वांगजी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, वांगजी के पैर भी कांप रहे थे। वांगजी अब और खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांगजी मना करने वाला ही था, विभूषण वांगजी की कोई बात नहीं सुनता और फिर से वांगजी को किस करने लग जाता है। वांगजी के होठों पर हल्का सा बाइट भी करता है और वांगजी से अलग होता है सांस लेने के लिए। वांगजी अब गिरने वाला था। विभूषण अच्छे से कमर से पकड़ लेता है वांगजी को और बेड पर लेके जाकर वांगजी को सुला के वांगजी के ऊपर आ जाता है। आज तो विभूषण का बिग बनी बहुत खुश हो रहा था ये सोचकर आज वांगजी के गुफा में एंट्री मिलेगा ही मिलेगा फाइनली, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। वांगजी बहुत मुश्किल से विभूषण को रोक पाता है आज उससे प्यार करने से और बोलता है, विभूषण प्लीज अभी नहीं, प्लीज तुम जो चाहते हो मैं सब दूंगा तुम्हें, लेकिन शादी के बाद, अभी नहीं, रुक जाओ प्लीज। विभूषण के अंदर वांगजी को पाने की चाहत तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज थी वो था बेशुमार प्यार। आज उसी प्यार के खातिर विभूषण ने खुद को फिर से रोक लिया। वांगजी का अगर इस बात को लेकर मन नहीं हो रहा है शादी से पहले कुछ करने का, तो विभूषण ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिस बात से वांगजी हर्ट हो। विभूषण अलग हो जाता है वांगजी से और पूछता है, वांगजी तुमने कहा तुम मुझे बहुत मिस कर रहे थे और बहुत प्यार भी करते हो, तो चलो ना वांगजी हम दोनों कल मैरिज कर लेते हैं। वांगजी बोलता है, मेरे प्यारे अल्फा मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहता हूँ
मेरे शादी में मेरे मॉम डैड भी शामिल हो अपनी मर्जी से, और मैं अभी चाहता हूँ मेरे शादी में मेरे गेगे भी आए। पता है, मैं रोज रात को मेरे गेगे को याद करता हूँ। ऐसे एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मैं गेगे के बारे में याद नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे गेगे अब कहाँ है, कैसे है। विभूषण बोलता है, तथास्तु मांगजी, तुम्हारे मन की हर मुराद ये विभूषण जरूर पूरा करेगा, ये जान लो जाने मन। वांगजी बोलता है, मुझे नहीं लगता है तुम कर भी पाओगे। मेरे मॉम डैड बहुत जिद्दी है, उनके ना को हाँ करना बहुत मुश्किल होगा, और गेगे का पता भी तो मुझे नहीं मालूम, तो कैसे करोगे तुम ये सब। विभूषण बोलता है, वांगजी तुम आम खाने से मतलब रखो ना ही गुठलियाँ गिनने से। जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद मैं कुछ भी कर जाता हूँ उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। तुमने जो जो मांगा है मुझसे वो सब मैं दूंगा तुम्हें। अब खुश हो जाओ और नीचे चलो डिनर करने। मुझे अच्छे से पता चल रहा है तुम्हें देखकर तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। और विभूषण ने जो बोला था वही सही निकला। खाना आते ही वांगजी ना आओ देखा ना ताओ, सीधा खाने पर टूट पड़ा। जितना हो सके उतना खाना अपने मुंह में ठूस ठूस के भरते जा रहा था। विभूषण तो अपना खाना भूल के वांगजी का खाना खाना देखने में ही बिजी हो गया। आज विभूषण वांगजी को उसके घर जाने नहीं देता है। खाना हो जाने के बाद सीधा अपने रूम लेके जाता है और वांगजी से चिपक के सो जाता है। विभूषण के लिए अभी इतना ही काफी है, कुछ ना ही कर पाए, पर वांगजी उसके पास तो है ना, आज यही काफी है उसके लिए। विभूषण ने सोचा था आज वांगजी के साथ सोया है तो बहुत अच्छा नींद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विभूषण को नहीं पता था वांगजी कितना ज्यादा नोटी है, सोते सोते भी अपना नोटीनेस दिखा ही जाता है। आधी रात पूरा मेंशन सन्नाटे से भरा हुआ है। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक दर्द भरी कराहने की आवाज हमें सुनाई देता है। असल में वांगजी जब सोया हुआ रहता है तो डीप स्लीप में चला जाता है। किसी के बाप में क्या, आज तक वांगजी के बाप ने भी वांगजी को नींद पूरा किए बिना उठा नहीं पाया था। विभूषण किस खेत की मूली है फिर। सोते सोते है वांगजी विभूषण के ओर मुड़ते हुए एक हाथ विभूषण के चेहरे पर चला दिया, और ये पहली बार था जब विभूषण चीख पड़ा था। वांगजी के हाथ विभूषण के नाक पे जाकर लैंड हुआ था, और क्या नाक से खून बहना चालू। विभूषण को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन विभूषण देख पा रहा था वांगजी कितने अच्छे से नींद ले रहा है, इसलिए विभूषण वांगजी को डिस्टर्ब नहीं करता और नाक में रुई डाल वांगजी से थोड़ा दूर खसक के बेड के एक कोने पर जाकर सो जाता है। वांगजी को देखते देखते वांगजी अब अपने पैर से विभूषण के बिग बनी को एक लात जड़ देता है। विभूषण सीधा बेड से नीचे लैंड होता है और चीख पड़ता है। अब विभूषण को बहुत गुस्सा आता है। विभूषण अब अपनी बनी की बिगड़ती हुई तबीयत को गहरी गहरी सांसें लेकर थोड़ी देर में सही करता है और ऊपर वांगजी के पास आकर वांगजी को डांटते हुए उठाने लग जाता है। लेकिन वांगजी तो अभी हाथी घोड़े बेचकर सो रहा था, जिस कारण थोड़ा सा भी नहीं उठा। विभूषण बोलता है, ये वांगजी भी ना घोड़े हाथी बेचकर मेरे नींद को दूर भगा के चैन से सो रहा है, रुको अभी मजा चकाता हूँ, बोलकर विभूषण वांगजी के ऊपर आ जाता है और वांगजी के ऊपर ही सो जाता है। लेकिन इस बात से वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वांगजी विभूषण को अपने पिलो समझकर और टाइट हाक करके सो जाता है। विभूषण चला था वांगजी को पनिशमेंट देने, लेकिन हाल तो बुरा हो रहा था विभूषण का ही। वांगजी के हक करने से विभूषण का बिग बनी जो जाग रहा था, कितना बदमाश है, अभी अभी तो लात खाया था फिर जाग गया। लेकिन वांगजी को दिया गया प्रॉमिस के चलते विभूषण वांगजी से खुद को छुड़ा कर सोफे पर जाकर लेट जाता है। आज भी विभूषण का बिग बनी के सामने खाना होते हुए खाना नहीं खा पाया। नेक्स्ट डे वांगजी के घर में वांगजी के मॉम डैड परेशान हैरान हुए अपने ही घर में बैठे हुए थे, और तभी उनको एक कॉल आता है जहाँ कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है उनकी कंपनी में ताला लग चुका है, पुलिस ऑफिसर्स आए थे और कांड करके गए हैं। मिस्टर लैंड को भी पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करने के लिए निकल गए हैं यहाँ से। मिस्टर लैंड की अरेस्ट करने वाली बात सुनके तो मिसेस लैंड बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा हुआ दोनों में किसी को भी दिल की बीमारी नहीं है, नहीं तो सच में विभूषण का टॉर्चर ये लोग और झेल नहीं पाते, सीधा टपक जाते। मिस्टर एंड मिसेस लैंड को ये समझ नहीं आ रहा था क्यों उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्यों कोई भी वकील उनका केस नहीं लेना है। दोनों के सोच के बीच खलाल डालने वहाँ अचानक से शुयांग प्रकट हो जाता है। शुयांग विभूषण का मैनेजर है, इसलिए लैंड कपल्स और परेशान हो जाता है ये सोचकर ये क्या नई परेशानी खड़ी होने वाला है। अभी शुयांग जाता है और सोफे में बैठ जाता है और बोलता है, लगता है सही टाइम पर एंट्री मारा है मैंने, क्या हुआ, परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसा लग रहा था शुयांग एक ज्योतिषी है जो अपने सामने बैठे कपल्स के हाथ देखकर कुछ बता रहा है। आप लोगों को हेल्प तो कोई बंदा नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने माफिया लॉर्ड विभूषण से जो पंगा ले लिया है। पूरे चाइना में ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे बॉस से पंगा ले सके। अब आप लोग अच्छे से सोचिए और मेरे बॉस का ये कार्ड रखिए, जो भी आंसर होगा आप दोनों का उन्हें बता दीजिएगा। आप लोगों की हेल्प बस बॉस ही कर सकते हैं और कोई नहीं। कंपनी बंद हो चुका है, बेटा जेल में सड़ रहा है, और कितनी बदनामी सा हो गया आप लोग। अब तो मिस्टर लान भी जेल जाने वाले हैं, और उसके बाद अगर आपका ये घर इनलीगल जगह पर बना हुआ है ये बोलकर तुड़वा दिया जाए तो मिसेस लन आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी?
मेरी बात पर जरा गौर करना। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है। समझ जाइए, एक बार में फिर से नहीं समझाऊंगा। चलता हूँ, बाय। लान कपल को एक भी बात बोलने का मौका ना देते हुए श्रेयांग वहां से चला जाता है। अब जाके लान फैमिली को समझ आया उनकी बर्बादी के पीछे बी भूषण का ही हाथ है। दोनों एक पल और नहीं सोचते, श्रेयांग का दिया हुआ कार्ड उठा लेते हैं। कार्ड पर विभूषण का नंबर था। मिस्टर लान कॉल लगा देते हैं। दोनों विभूषण से बात करते हैं। हिम्मत तो टूट ही चुकी थी, अब ये दोनों शायद भूल ही गए थे होंगे। गुस्सा नाम की कोई चीज भी कभी होती थी इनमें भर भर के। विभूषण अगर सामने होता तो शायद विभूषण के पैर में ही गिर जाते। दोनों ने रिक्वेस्ट की वांगजी और लान कंपनी को बचाने के लिए। विभूषण बोलता है, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। अगर आप दोनों मेरी इस बात पर अग्री करते हैं तो ही मैं आज शाम को आपके घर आके बताता हूँ मेरा शर्त। लान कपल्स और क्या ही कर सकते थे, विभूषण के बातों में हाँ भर दिया। शाम को विभूषण भी पहुंच गया लान वांगजी के घर में। विभूषण के वहां पहुंचते ही इस बार अच्छे से स्वागत किया गया विभूषण का। मिस्टर लैन ने ही पहले हिम्मत करके पूछते हैं विभूषण से, जी अब आप बता सकते हैं हमें आपके लिए क्या करना है, क्या चाहिए आपको। विभूषण बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इसी काम के लिए तो आया हूँ। मुझे बस एक चीज़ चाहिए, वो मुझे दे दीजिए, फिर जो आप बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। मैं आपके बेटे लान वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे किसी भी हाल में वांगजी चाहिए। मुझे वांगजी से शादी करनी है, बस वांगजी को मेरे हवाले कर दीजिए और आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप वांगजी को मेरे हवाले ना भी करें तो भी मैं लान वांगजी को आपसे छीन लूँगा। आप मुझे कभी भी रोक नहीं सकते। अगर प्यार से मान जाते हो तो आप लोगों का ही फायदा है इसमें, नहीं तो सब कुछ खोना पड़ेगा आप लोगों को लान वांगजी के लिए। मुझे अगर लान वांगजी के परिवार को भी दुनिया से गायब करना पड़े तो वो भी मैं कर दूंगा। अगर मैं किसी चीज़ को चाहूँ तो मुझे उस चीज़ को अपना बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और वांगजी तो कोई चीज़ भी नहीं है, वो तो मेरा प्यार है, तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। मुझे बस वांगजी से शादी करनी है और उसके साथ एक फैमिली बनाना है। अभी विभूषण को देखकर लग रहा था कोई इविल पर्सन है विभूषण। उसको देखकर ही लान कपल बहुत डर गए थे और उनको ऐसे डरा हुआ सहमा हुआ देखकर विभूषण के चेहरे पर एक इविल सा स्मिक आ गया था, क्योंकि विभूषण को पता चल रहा था जो करने आया था विभूषण वो काम तो हो ही गया समझो। आज तो मिसेस लैन की भी बोलती बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था विभूषण ने कोई बोलती बंद करवा देनी मंत्र फूंक दिया है इन पर। मिसेस लैन की मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मिस्टर लैन बोलते हैं हिम्मत जुटा के, अगर वांगजी ने मना कर दिया तो। विभूषण ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों पर रहा। वांगजी को राजी करो और कल शादी के लिए रेडी करो। अगर वांगजी राजी नहीं होता है मेरे साथ शादी करने के लिए तो मैं उसे उठा ले जाऊंगा और शादी भी कर लूंगा और तुम दोनों को मौत के घाट पहुंचा दूंगा। बोलकर और कोई बात ना बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है विभूषण। 1 घंटे बाद वांगजी को विभूषण के कुछ गार्ड उसके घर में छोड़ चले जाते हैं। वांगजी आता है और अपने मॉम डैड से बिना कुछ बोले ही सीधा अपने रूम पर चला जाता है। अब लैन कपल को समझ नहीं आ रहा था शादी की बात बोले तो कैसे बोले। पहले तो यही थे ना जो मना कर रहे थे शादी के लिए, और जब अब इतना कुछ हो चुका है तो वांगजी से विभूषण के लिए मनाना शादी के लिए, अब ये कैसे ही बोल सकते हैं ये लोग। मिसेस लैन मिस्टर लैन को बोलती है, मैं जाती हूँ और वांगजी से बात करने की कोशिश करती हूँ इस बारे में। तो मिसेस लैन वांगजी के पसंद का बहुत सारा खाना बनाती है और अपने बेटे के रूम में चली जाती है खाना खिलाने। लगता है माँ की ममता जाग गई है इतने सालों बाद। वांगजी की मॉम जाती है और देखती है कि वांगजी अपने बेड पर लेटा हुआ है। मिसेस लैन वांगजी को आवाज़ लगाती है और बोलती है, बेटा कुछ खा लो, मैंने बनाया है, तुम्हारे पसंद का है सारा खाना। वांगजी कहता है, मॉम प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, मुझे अभी कुछ नहीं खाना और ना ही किसी से बात करना है। वांगजी अभी गुस्सा दिखा रहा था अपने मॉम डैड को। बेटा प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो, मैं तुम्हारे मॉम हूँ, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। वांगजी और गुस्से में आ जाता है और बेड पर बैठते हुए बोलता है, अच्छा तो ये फिक्र कहाँ थी जब मैंने बोला था नी होएसंग से शादी करना नहीं चाहता। तब कहाँ थी ये फिक्र जब मैंने कहा था मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे उससे ही शादी करनी है। आपके कारण मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, मुझे पता था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर भी मैंने छोड़ दिया आपकी वजह से, आपकी खुशी के लिए। और क्या हुआ नतीजा, मुझे जेल हो गई। तब आपकी फिक्र कहाँ थी, आप लोगों ने तो मुझे छुड़वाया भी नहीं। अब जब मैं घर लौट के आ गया हूँ और अब आप लोगों को फिक्र हो रही है मेरी। नहीं चाहिए आपकी फिक्र, नहीं चाहिए आपका केयर, अब ये सभी अपने पास ही रखिए। मॉम प्लीज़ आप चले जाइए। मैडम लैन को समझ नहीं आ रहा था अब वांगजी को शादी के लिए कैसे मनाए। फिर उन्होंने बोला अपना दिमाग लगा के, हम लोग बदल चुके हैं वांगजी, अब हम यही चाहते हैं तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर लो। हम भी चाहते हैं तुम उसके साथ ही शादी करो और खुश रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब जाकर वांगजी को समझ में आया और वांगजी ने अपने मन में बोला, वो
तो विभूषण ने अपना चाल चल दिया और मेरे मॉम डैड को मना भी लिया। वाह, इतनी जल्दी! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सच में मेरा होने वाला अल्फा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब वांगजी थोड़ा नौटंकी करते हुए अपने मॉम के ओर देखता है और अपने छोटी सी आंखों को और छोटी करके बोलता है, शक भरी निगाहों से घूरते हुए, ऐसा क्या हो गया है जो आप लोग मान गए? मुझे इतना पता तो है आप लोग बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, अपने जीत के आगे किसी को नहीं रखते। तो ऐसा क्या हो गया है जो आप दोनों ही मान गए हैं एक साथ? आप दोनों कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं मेरे साथ? उसी टाइम वांगजी के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो बाहर अंतराल में खड़े हुए थे अभी तक और सभी बातों को सुन भी रहे थे। मिस्टर लान बोलते हैं, नहीं बेटा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुम बस शादी के लिए हाँ कह दो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये हुई ना बात, वांगजी यही तो सुनना चाहता था। तो तुम दोनों की शादी है, तुम रेडी रहना। अब जाकर वांगजी के चेहरे पर एक बिग वाला स्माइल आ जाता है, क्योंकि सच में उसके मॉम डैड मान गए थे इस शादी के लिए, जो वो चाहता था हमेशा दिल से। अब जाकर वांगजी खाना खाता है, वो भी अपने मॉम के हाथों से। पता नहीं क्यों आज उसके मॉम भी उसको बहुत प्यार से ही खिला रही थी, शायद इसलिए। छोटा बेटा है, अब दूसरे के घर जाने वाला है। मॉम डैड कैसे भी हो अपने बच्चों को दूर भेजने के टाइम थोड़ा तो इमोशनल हो ही जाते हैं। वांगजी आज जल्दी सो गया था, लेकिन खुशी के मारे नींद नहीं आ रहा था। लेटे लेटे वांगजी विभूषण को बहुत मिस कर रहा था। रात को 9 बजे के आसपास वांगजी के घर के डोर में डोरबेल बजता है। मैडम लैन बाहर जाके दरवाजा खोलती है तो देख पाती है कुछ बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं और जिनके हाथों में बहुत सारा गिफ्ट है, जो विभूषण ने भेजा था वांगजी के लिए और वांगजी के मॉम डैड के लिए। वांगजी अपने रूम से नीचे आ गया था तब तक, जब तक सारा सामान वांगजी के घर में रखा जा रहा था। उसमें से एक बॉडीगार्ड एक छोटा सा गिफ्ट पैक बॉक्स वांगजी के हाथों में थमा देता है और बोलता है, सर ने आपको देने को बोला है, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। वांगजी तो बहुत खुश हो जाता है गिफ्ट पाकर, कौन नहीं खुश होता है अपने अल्फा से गिफ्ट पाकर। वांगजी भी सुपर हैप्पी हो जाता है। वांगजी जल्दी से गिफ्ट खोलता है और देख पाता है उस बॉक्स में एक एप्पल रखा हुआ है। अब एप्पल बोला तो खाने वाला एप्पल मत समझ लेना, ये एप्पल खाने की चीज नहीं है, ये तो फोन की कंपनी का नाम है। विभूषण ने दिया है एप्पल का फोन वांगजी को गिफ्ट में। और एक बॉडीगार्ड आकर और एक बॉक्स वांगजी को थमा जाता है, जिसमें वांगजी के लिए बहुत सुंदर सा एक सूट था शादी में पहनने के लिए, और साथ में एक पर्ची भी जिसमें लिखा था, तेन सूट सूट कर दा। वांगजी जल्दी से उसी फोन से विभूषण को कॉल लगाता है और विभूषण को पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया और तुम्हें मेरा माप कैसे पता चला सूट का? विभूषण कहता है, इस बात को छोड़ो, वेडिंग सूट कैसा लगा तुम्हें, पसंद तो आया ना? छोड़ो बोलो और वांगजी छोड़ दे, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी फिर से अपना सवाल दोहराता है। अब विभूषण को वांगजी के क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ता है। विभूषण ने बोला, मेरी आंखों में एक्सरे मशीन फिट करके रखा है मैंने इतने दिनों तक तुम्हें इतना घूरा है अपने इन आंखों से, अब मुझे तुम्हारी फिगर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी इन आंखों से ही रोज़ तुम्हारा माप लेता रहता हूँ। लगता है वांगजी पिछले जन्म में मैं कोई दर्जी ही था। वांगजी तो शर्मा जाता है। वांगजी कहता है, हब्बी मुझे सूट बहुत पसंद आया। हब्बी बोला, वांगजी के मुंह से हब्बी सुनकर ही तो विभूषण का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाय, विभूषण ने वांगजी से कहा, ऐसे बातें बोलने से पहले वार्निंग तो दिया करो जाने मन। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते दोनों कब सो जाते हैं दोनों को ही पता नहीं चलता। सुबह हो जाती है और आज विभूषण और वांगजी की वेडिंग है। वांगजी को लेने के लिए विभूषण अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ वांगजी के घर पहुंच जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, एक साथ परफेक्ट जोड़ी। अभी एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही श्रेयांक बोलता है विभूषण से, ये ना चुलबे ब्रो, बॉयफ्रेंड पहले मैंने पटाया और शादी भी करने जा रहा था, लेकिन तूने होने नहीं दिया, अब अकेला अकेला ही शादी कर रहा है। विभूषण बोलता है, स्टूपिड कहीं का, अकेला अकेला शादी होती है क्या? मैं तो वांगजी के साथ शादी कर रहा हूँ, तेरा इतना मन है तो मेरे बाद तू भी कर ले यहीं पर शादी। चर्च को आज बहुत अच्छे से सजाया गया था। अंदर पहुंचते ही वांगजी और वांगजी के मॉम डैड बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि अंदर और कोई नहीं, लैन शीजन और जियांग चैंग थे। उनके साथ उनके 2 बेबीज भी थे, जिसमें एक बेबी तो अभी अपने पापा के हाथों को पकड़ के रखा था, जो है लैन शीजुन, और एक बेबी तो अभी लैन शीजन की गोदी में है। देखकर लग रहा है अभी बस 6 महीने का ही हुआ है। ये अल्फा बेबी गर्ल है, नाम है जियान यानली। लैन वांगजी एक बार अपने भाई को और एक बार अपने हस्बैंड को देखता है। विभूषण कहता है, जानू प्लीज़ गुस्सा मत होना, मुझे भी बाद में जब तुमने बोला तब पता चला, कसम से इससे पहले नहीं पता था मुझे। लैन शीजन तुम्हारा भाई है, याद है तुम्हें? इससे पहले जब तुमने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया था, उस टाइम मैं इंडिया गया था, उस टाइम मैं तुम्हारे भाई से ही मिलने गया था और उनको मेरे साथ यहाँ लेकर आया था। वांगजी का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, इतना सारा प्लानिंग कर लिया विभूषण ने उसके लिए। विभूषण और भी बोलता है, और मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया।
अगर तुम्हें लग रहा है मेरी गलती है इसमें तो बाद में सजा देना, ओके? मैं हंसते हंसते ले लूँगा, बस आज रात नहीं जानू प्लीज़। आज हमारी सुहागरात है। फल पकाने ही आ गया फल तोड़ने विभूषण। वैसा हाल ही है विभूषण का, अभी शादी हुई भी नहीं, आ गया बात लेके सीधा सुहागरात का। शेमलेस कहीं का। वांगजी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। उसके हस्बैंड ने उसके भाई को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है वांगजी के लिए आज की। वांगजी भागकर जाता है और अपने भाई को गले से लगा लेता है और रोना चालू कर देता है विदा से पहले ही। लैन शीचन कहता है, वांगजी प्लीज अभी इतना मत रोना, जितना भी मेकअप इतने मेहनत तुम्हारे मुंह पर थोपा गया है वो सभी अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम्हारे आंखों के पानी से। वांगजी अपने भाई की इन सारी बातों पर हंस देता है और फिर अपनी जीजा से मिलता है और लैन शीचन का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अदा भी करता है। फिर दोनों प्यारे प्यारे बेबी से भी मिलता है। दूर खड़ा लान वांगजी के मॉम डैड ये नज़ारा देख रहे थे। आज उनको भी गिल्टी फील हो रहा था अपने बड़े बेटे के लिए, जो भी किया था उन लोगों ने इस प्यारे से मासूम ओमेगा के साथ। उनके पास तो माफ़ी मांगने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, लेकिन लैन शीचन सच में बहुत अच्छा बच्चा था उनका। लैन शीचन देखकर ही समझ गया था कि उसके मॉम डैड क्या चाहते हैं, तो खुद वो अपने फैमिली को लेकर अपने मॉम डैड के पास चला जाता है और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को उनके साथ मिलवाता है। सभी को पता चलता है जियांग चैंग असल में विभूषण का कजन ब्रदर है। जियांग चैंग भी एक माफिया था, लेकिन जब लास्ट में लान वांगजी ने अपने बड़े भाई के साथ जियांग चैंग को मिलवाया था, उसके बाद से जियांग चैंग अपने माफिया वाला काम छोड़ दिया था विभूषण के हाथों ही और लैन शीचन को लेकर इंडिया चला गया था। वहीं पर एक बिजनेस खोला और वहीं पर सेटल हो गया। अभी सभी हैप्पी है और सच बोले तो अभी वांगजी के मॉम डैड भी बहुत हैप्पी हो गए थे ये जानकर कि उसका बड़ा बेटा जहाँ भी था खुश था, जिसके साथ था उसने उसे खुश रखा था, जिसके हाथ में अभी लैन शीचन का हाथ है वो एक अच्छा इंसान निकला और उस बड़े बेटे का पूरा ख्याल रखा। बहुत अच्छा लगा उनको अपना जमाई राजा। आज तो उनकी आंखों से खुशी की आंसू भी निकलने लगे थे। वांगजी भी आ जाता है और सभी लैन मिलकर एक फैमिली हक करता है, बस विभूषण को छोड़कर, क्योंकि विभूषण अभी भी अपनी एटीट्यूड अपने जेब में लेकर घूमता जो बस वांगजी के सामने ही 3 साल का बेबी बन जाता है। अब बहुत धूमधाम से शियान वांग की शादी हो जाती है और उसके बाद शियांग शिनचैन को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शिनचैन भी हाँ भर देता है शादी के लिए। सभी बहुत खुश थे। जियांग चैन लैन शीचन को अपनी बेबीज को लेकर अपने सासू माँ के साथ अपने ससुराल चला गया था। सासू माँ को घर जाके दामाद के खातिरदारी में जो लगना है अभी। विभूषण भी वांगजी को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है। मेंशन आने के बाद विभूषण और लान वांगजी का अपना ही अलग एक पार्टी शुरू होता है। ये कुछ अलग ही पार्टी था जिसमें बस ये दोनों ही थे। दोनों ने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया और फिर तो वांगजी ने हद ही पार कर दिया। विभूषण के सामने अपने हॉट डांसिंग को शो कर दिया इस गाने में। तेनू मिलब करदा बेमतलब करदा बाहों में आ सोड़िए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो हाँ हीरो तू मेरा हीरो। आज तो वांगजी विभूषण के लिए देसी बॉय ही बन गया था। वांगजी के इतने हॉट डांस देखने के बाद विभूषण वांगजी को कहता है, बहुत हुआ बेबी, अब बस भी करो, रात के लिए एनर्जी बचा कर भी रखो। अभी तुम रेडी हो जाओ आज रात भर जागने के लिए। सोने तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा बेबी। अब जाकर विभूषण के फेस देखकर वांगजी को डर लग गया। ये क्या कर दिया? सोए हुए शेर को ललचा दिया, अपने लिए खुला निमंत्रण दे दिया एक डेविल को, आओ और मुझे खा जाओ। अब शाम हो गई थी, दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। फिर विभूषण वांगजी को बोलता है, तुम रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ दूध लेकर तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम्हें मेरे लिए फुल चार्ज रहना पड़ेगा और इसके लिए एनर्जी भी बहुत लगेगी और इसके लिए तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। फिर हमें कुछ देर बाद विभूषण के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी विभूषण अपने भाई से बात कर रहा है। विभूषण को वांगजी को और एक गिफ्ट देना है। दूसरे दिन एक पार्टी भी रखा है जिसमें सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, चाइना में जितने भी बड़े बड़े औहदों वाले लोग हैं सबको बुलाया गया है इस पार्टी में। इस पार्टी में बस छोटे छोटे औहदे वाले लोग ही नहीं आने वाले हैं। विभूषण का वांगजी के लिए दूसरा गिफ्ट के बारे में बता ही देता हूँ। दूसरा गिफ्ट ये है, अभी वांगजी को नहीं बताना है, ठीक है, इसमें बस हम लोग ही जानेंगे। ये दूसरा गिफ्ट ये है जिन फैमिली को बर्बाद करना, जिसका काम तो बहुत पहले से ही विभूषण ने शुरू कर दिया है। जिस दिन विभूषण ने वांगजी के मुंह से जिन परिवार के बारे में सुना था और जब उसे पता चला ये उसके ही भाई की वाइफ के बारे में बात बोल रहा है वांगजी, तब तो उसे और गुस्सा आ गया। अब तो ये बात सच में फैमिली मैटर्स में आ ही गया विभूषण के। लेकिन विभूषण ने वांगजी को कुछ नहीं बताया था, उसके भाई के बारे में भी नहीं, कि वो जानता है उसका भाई कहाँ रहता है अभी, क्योंकि उसे सरप्राइज दे देना था वांगजी को। जो भी हो, अब तो जिन फैमिली के बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे और एक दिन
ऐसा भी आएगा जब वांगजी का सपना पूरा होगा, जिन फैमिली मिट्टी में मिल जाएगी। वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा और उस दिन को ही विभूषण वांगजी को ये सरप्राइज भी देगा। लेकिन अभी तो विभूषण को अपने सुहाग रात पर फोकस करना है बस। चलिए चलते हैं विभूषण के साथ अभी वांगजी क्या कर रहा है देखने के लिए। विभूषण अपना रूम का दरवाजा धीरे से ओपन करता है तो वो देखता है रूम में अंधेरा छाया हुआ है। विभूषण अंदर आता है और वांगजी को आवाज लगाता है। लाइट ऑन करता है तो देखता है दूर दूर तक कहीं भी वांगजी रूम में नजर नहीं आ रहा था। विभूषण बाथरूम में चेक करता है, वहां पर भी नहीं मिलता है वांगजी। बाहर आकर विभूषण थोड़ा लाउड वॉइस में ही वांगजी नाम लेकर पुकारता है और शायद इस बार वांगजी आवाज को सुन पाया और शायद वांगजी विभूषण के लाउड वॉइस से डर भी गया था, इसलिए शायद वांगजी बोल पड़ा अपनी रोनी रोनी आवाज में, मैं यहाँ नहीं हूँ। विभूषण ने सोचा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सुन लिया क्योंकि वांगजी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। विभूषण ने फिर से पूछा, वांगजी तुम कहाँ हो? फिर से आवाज आया, मैंने बोला ना तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं हूँ। अब विभूषण को पता चल गया वांगजी विभूषण से चुप रहा है। विभूषण गया और कबर्ड खोला, वहां पर भी वांगजी नहीं मिला। विभूषण ने फिर से पूछा, बेबी तुम कहाँ हो? वांगजी ने कहा, आपका बेबी यहाँ नहीं है। विभूषण को पता चल गया वांगजी है बेड के नीचे। तो विभूषण ने बोला, अच्छा तो मेरा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है? वांगजी ने फिर से आंसर दिया, मैंने बोला ना, कितनी बार बोलूं, सच में आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है। अचानक से विभूषण लेट जाता है और वांगजी को बोला, पापा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बाहर निकलो, लुक्का छुपी बहुत हुआ। वांगजी ने अपने सर को ना में हिलाता है। ये देखकर विभूषण एक इविल सा स्माइल देता है और वांगजी को बोलता है, बेबी बेड के नीचे नहीं सोते, बेड के ऊपर सोते हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ। वांगजी देख पा रहा था विभूषण की नजरों को जो अभी भूखे शेर के जैसे घूरे जा रहा था वांगजी को, जो नजरें अभी बता रहा था वांगजी को, तुम बाहर तो आओ एक बार, फिर मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। बाबू बाहर आ जाओ ना बाबू, आज हमारा वेडिंग नाइट है, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। बहुत दिन से मेरा बिग बन भूखा है, आज तो मुझे खाना दे दो बाबू। लेकिन वांगजी तो डर रहा था और बिल्कुल भी बेड के नीचे से बाहर आने को रेडी नहीं था। वांगजी ओमेगा था, थोड़ा दुबला पतला था तो बेड के नीचे आसानी से घुस गया था। लेकिन विभूषण तो एक अल्फा है और हट्टा खट्टा नौजवान है, तो विभूषण कोशिश करके भी बेड के नीचे नहीं घुस पाता। लेकिन उससे क्या ही होता, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब डरा सहमा वांगजी को विभूषण बाहर नहीं निकाल पाता है, तब विभूषण अपना दूसरा रूप भी वांगजी को दिखा देता है। पहले तो विभूषण वांगजी को बहलाने की कोशिश करता है अपने दूसरे रूप में आकर भी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरे चाहते फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना। फिर भी वांगजी नहीं माना। विभूषण सीधा खड़ा हो गया और एक हाथ से चंद्रमुखी ने जैसे पलंग को ऊपर उठाया था वैसे ही अपने बेड को भी विभूषण ने ऊपर उठा लिया और एक हाथ से वांगजी को घसीट के बाहर निकाला, फिर बेड को छोड़ दिया और वांगजी को उस बेड पर पटक दिया। वांगजी तो डर जाता है और रोनी सी सूरत बनाकर अभी रो देगा ऐसा मासूम सा चेहरा बनाकर विभूषण को देखता है और बोलता है, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। लेकिन विभूषण वांगजी के बातों को काटते हुए बोला, ये ना चलबे वांगजी, ये ना चलबे, आंखों से मजा लेने के दिन गए, बस आंखें ही सब कुछ करेंगे क्या? मेरे और बॉडी पार्ट्स फिर किस काम आएंगे? आज तो मेरे बाकी बॉडी पार्ट्स भी मजा लेंगे मेरे आंखों के साथ साथ। विभूषण का बोलना खत्म और कार्यक्रम शुरू। विभूषण भूखे शेर की तरह वांगजी के ऊपर टूट पड़ता है और वांगजी के होठों को खाने में बिजी हो जाता है। एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट की शुरुआत हो ही गई फाइनली। इनकी हैप्पी लाइफ की शुरुआत से इस स्टोरी का अंत में यही करती हूँ। बताइएगा जरूर कमेंट करके स्टोरी आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, बी लवस्टिंग टीम।